वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिससे क्वेश्चन रेयरली आता है, बहुत रेयरली आता है। आई थिंक कोई क्वेश्चन आया नहीं है आज तक। ओके, आया भी होगा तो एक क्वेश्चन होगा। दैट आई थिंक 2013-14 की बात है, लेकिन कभी आता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि हम सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर जो टॉपिक है उसको ऐसा नहीं करना है कि यूपीएससी के एग्जाम में जाके बैठ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी पे गेम खेल रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जितनी चीजें लिखी हुई हैं आपके पेपर में, आपके सिलेबस में, उसको आपको करके जाना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस का स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। ओके, तो जस्ट आई जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट फॉर यू गाइस, जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हाउ थिंग्स वर्क इज दैट, यहाँ पर देखो, ये आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें आपका एक आ गया सीएपीएफ, देन कम्स योर सेंट्रल फोर्सेस, एंड देन कम्स योर इंटेलिजेंस। तो सीएपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? ओके, सीएपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ओके, तो ये दे आर इन द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। इनका फंडिंग हो गया, कंट्रोल, डायरेक्शन, सुपरविजन, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो है पैन इंडिया, कहीं पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में इनको डिप्लॉय कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन कौन से होते हैं। तो आपको अगर जो सीएपीएफ का एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा, आपसे प्रेफरेंस भरवाया जाता है इंटरव्यू में। तो उसमें क्या होता है, बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज सीआरपीएफ, देन सीआईएसएफ, देन आईटीबीपी, देन एसएसबी। ओके, तो बीएसएफ है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, देन सीआईएसएफ इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, देन कम्स आईटीबीपी दैट इज इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, एंड देन फाइनली आपका आता है सशस्त्र सीमा बल। ऑल राइट, अब यहाँ पर देखो बीएसएफ का काम कहाँ पर है। बीएसएफ इज डिप्लॉयड ऑन द बांग्लादेश बॉर्डर एंड इट इज डिप्लॉयड ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर। बीएसएफ को बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आर्मी जो है वो थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर पीछे काम करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल बॉर्डर। और बीएसएफ का काम रहता है डे टू डे पेट्रोलिंग करना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बोला जाता है बीएसएफ को? बिकॉज जब भी कांटेक्ट होता है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलओसी, एलओसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर फर्स्ट कांटेक्ट बीएसएफ के साथ होता है। ओके, और बीएसएफ डे टू डे पेट्रोलिंग जो है आर्मी के लिए डे टू डे पेट्रोलिंग करती है। आपने वो मूवी देखी होगी, बॉर्डर, बॉर्डर मूवी सबने देखी है, 97 की मूवी है। इट वाज इट फीचर्ड दिस सनी देओल। और उसमें एक अपने वो थे सुनील शेट्टी। तो सुनील शेट्टी बने थे भैरव सिंह। तो भैरव सिंह जी जो थे, भैरव सिंह वाज अ असिस्टेंट कमांडेंट इन इन बीएसएफ। तो बीएसएफ डिटैचमेंट जो है, वाई बीएसएफ, क्यों बीएसएफ का डिटैचमेंट आर्मी के साथ था? बिकॉज बीएसएफ वालों की पेट्रोलिंग ड्यूटी होती है और उनको पता रहता है उस एरिया का ज्योग्राफी। वेरस आर्मी वाले जो हैं वो पैन इंडिया डिप्लॉयड होते रहते हैं। आपको बिहार रेजिमेंट वाले चाइना में मिलेंगे, मद्रास रेजिमेंट वाले आपको नेफा में, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, वहां मिलेंगे। और आपको देन कुमाऊं वाले आपको राजस्थान में मिलेंगे। तो क्या होता है, डिप्लॉयमेंट चेंज होते रहता है, उतना आइडिया नहीं होता है। वेरस बीएसएफ का जो डिप्लॉयमेंट रहता है वो मोर और लेस स्टैटिक रहता है। अगर ओके, यू नो, यू आर ड्रॉइंग अ फोर्स जिसमें आप राजस्थान के लोग को, आप गुजरात के लोग को बीएसएफ में ले रहे हो, तो जनरली जो पोस्टिंग वगैरह उनकी होती है वो गुजरात बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर पे कर दी जाती है। ऑल राइट, पंजाब में, पंजाब का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो पेट्रोलिंग करती है, वो देखती है। ऑल राइट, एंड बीएसएफ इज अ वेरी रिच विंग, विच रिच सीएपीएफ। व्हाट डू आई मीन बाय रिच सीएपीएफ? because it is perhaps the only CAPF which has a dedicated air wing.
ओके। हाँ, ये भैरव सिंह एमएमजी संभालो, यस करेक्ट। तो आ, आपको बीएसएफ के बारे में ओवरव्यू दे दिया, अभी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन कम्स योर सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जनरली आपको कहाँ मिलती है? आपको नक्सल, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मिलता है। इट्स अ वेरी ओल्ड फोर्स, 1939 में इसको रेज किया गया था। एंड सीआरपीएफ जो है वो हर जगह आपको मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया। ये कोबरा कमांडोज जो है वो एक स्पेशल विंग है। ऑलराइट, हमने बात की थी कोबरा कमांडोज की लास्ट टू लास्ट क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन कम्स योर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। ओके, तो सीआईएसएफ जो है, सीआईएसएफ ये क्या करता है? इंडिया के क्रूशियल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज, पोर्ट्स, पारादीप का पोर्ट, आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोची का पोर्ट, आपका ये जो पोर्ट है इन गुजरात, गुजरात में जितने भी पोर्ट्स हैं, तो जो नेशनल नेशनल धरोहर है, समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? जो सरकार का नेशनल हेरिटेज है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी चीजें बनाई गई हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। जो हम जिनको बोलते हैं टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जैसे एयरपोर्ट हो गया, जैसे डैम। ओके। हाँ, अब तो पार्लियामेंट में भी जा रही है, पार्लियामेंट में भी सीआईएसएफ जाएगी। जैसे मेट्रो। ओके। तो ये सब जो है, देखो थ्रेट परसेप्शन होता है। आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, एक चीज बताता हूँ आपको, फॉरेन कंट्री में जाओगे तो सीआईएसएफ जो है उस टाइप की चीजें नहीं होती हैं। वहां पर आप मेट्रो में ऐसे ही घुस सकते हो। वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं मैक्सिमम, और मेजॉरिटी मेट्रो में जो होता है आपको कोई गार्ड्स ही नहीं मिलते, क्योंकि वहां पर इतनी हॉस्टिलिटी नहीं है। हम वी आर अ विक्टिम ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। उसके वजह से, बिकॉज ऑफ दैट, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दे आर ऑलवेज ऑन अटैक, दे आर ऑलवेज ऑन अलर्ट। इसीलिए हमें एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड फोर्स चाहिए। ओके, टू हु कैन मैन आर क्रूशियल इंडस्ट्रीज, आर क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन कम्स योर आईटीबीपी। आईटीबीपी क्या करता है? इंडिया चाइना बॉर्डर, पहले अभी इसको टिबेटन बोलते हैं, लेकिन अब ये क्या करता है? इंडिया और चाइना, जब से इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि जो टिबेट है वो इन एलियनेबल पार्ट है चाइना का, तब से हम जो है वो आईटीबीपी जो है वो इंडिया और चाइना बॉर्डर को मैन कर रही है। बाय द वे, बहुत रिसेंटली इंडिया ने माना है, बहुत रिसेंटली इंडिया ने माना है कि दैट टिबेट इज द इनएलियनेबल पार्ट ऑफ चाइना। और ये क्यों माना है? बिकॉज इन रिटर्न चाइना जो है उसने सिक्किम को हमारा पार्ट माना था, और हम जो है 2005 तक एक दूसरे के एरिया को नहीं मानते थे। तो इंडिया ने बोला कि तिब्बत जो है इट इज पार्ट ऑफ चाइना, और सिक्किम जो है इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना ने माना। उसके बाद से जो है डी फैक्टो आईटीबीपी जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर को मैन कर रही है। ओके। देन कम्स योर सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। कहाँ क्या करती है बताओ? नेपाल का, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इंडो नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल। तो वहाँ के अलग चैलेंजेस हैं, नेपाल के अलग चैलेंजेस हैं। ऑलराइट। एंड नेपालीज बॉर्डर से ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग, आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दिस हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसीलिए एसएसबी जो है, ऑलराइट, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो है वो इसको प्रोटेक्ट करती है। ओके। और ये इसके साथ भूटान के बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट करती है। तो भूटान में क्या है? भूटान का बॉर्डर जो है वो पहले में इंसर्जेंट्स जो है, उल्फा जैसे, उल्फा के जो इंसर्जेंट्स है वो अपने भूटान को ठिकाना बनाते थे, बिकॉज भूटान ऐसे है, अगर आपको भूटान की ज्योग्राफी याद होगी तो सदर्न भूटान में आपको बहुत हैवी फॉरेस्ट मिलेंगे और वेरी लेस हैबिटेशन। ऑल राइट। तो ये इसके वजह से इनको सेगमेंटेशन है दोस्त। इतने सारे फोर्सेस रहेंगे तो उनका सेगमेंटेशन रहेगा, और उनका जो ध्यान है वो एक जगह पे रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर इतने सारे फोर्सेस हैं, उनका मैंडेट अलग होता है। आईटीबीपी का मैंडेट अलग है, ओके, सीआईएसएफ का मैंडेट अलग है। तो अगर एक ही फोर्स को सारी चीजें दे दोगे तो हो सकता है कि एक रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज होती है। ओके, बहुत बड़ा अगर आपका फोर्स हो जाता है तो उससे क्या होता है? रेगुलेशंस आ जाते हैं आपके अंदर, एक आप एक बहुत बड़े टर्टल टाइप के बन जाते हैं। ओके।
ऑल राइट। सो यहाँ यस, अरुणाचल में आपको वहां पर असम राइफल्स के लोग मिल जाएंगे और आपको इंडियन आर्मी मिल जाएगी। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आई होप सीएपीएफ आपको मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया सीएपीएफ का। उसके बाद मैं बात करता हूँ सेंट्रल फोर्सेस का। ऑलराइट, विच आर अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके बारे में यहाँ पर देख लो। इसमें आपको असम राइफल्स आ जाएगा। ओके, एंड देन दिस इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। तो आसाम राइफल्स जो है आपको बेसिकली वहां पर आपको पता होगा उल्फा वगैरह के साथ जो फाइट होता था, आसाम में इंसर्जेंसी चल रहा था, तो वहां पर आर्मी से ही हमने ड्रॉ किया टैलेंट, और आसाम राइफल्स में डेप्यूटेशन पे जाते हैं लोग। ऑलराइट, यस यू आर करेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको हैंडल करती है। ऑलराइट, यस। और एनएसजी जो है, एनएसजी जो है वो वो थ्रेट परसेप्शन, टेरर परसेप्शन, उसके वजह से बनाई गई थी। और असम राइफल्स, ऑलराइट, असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट, ऑलराइट, नॉर्थ ईस्ट को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। और ये किसके अंडर रहता है असम राइफल्स, कैन यू टेल मी? असम राइफल्स रहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ऑलराइट, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट इज अ डुअल कंट्रोल। ऑलराइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और उसके साथ साथ एमओडी का डुअल कंट्रोल रहता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? डुअल कंट्रोल के पीछे का रीजन है बिकॉज जो असम राइफल्स है, ऑल्दो इट इज अंडर द एमएचए, लेकिन इट ड्रॉज टैलेंट फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस, और आर्मी के ही लोग जाके वहां पर डीआईजी बनते हैं, आईजी बनते हैं। ऑलराइट, कर्नल्स जो है, यस करेक्ट, कर्नल्स जो हैं आपके वहां जाके डीआईजी बन जाते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज रहती है। फुल कर्नल्स जनरली जो होते हैं वो जाते हैं उधर और जाके असम राइफल्स के डीआईजी बनते हैं, कमांडेंट होता है, अलग अलग पोस्ट होता है इसमें। और इसीलिए डुअल कंट्रोल जरूरी है, बिकॉज आपका जो सुपरविजन है एमएचए कर रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो टैलेंट सप्लाई कर रहा है। ओके, देन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उसमें कौन कौन सी एजेंसीज आ जाती है? आईबी आ जाती है, रॉ आ जाती है, एनआईए आ जाती है, और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी आ जाती है। आईबी बहुत पुरानी है, 19th सेंचुरी की का प्रोडक्ट है। रॉ जो है ये आफ्टर द चाइना वॉर जो है हमने इसको बनाया। उसके बाद एनआईए जो है, एनआईए वाज फॉर्म्ड वेरी रिसेंटली, एंड देन डीआईए इज आल्सो फॉर्म्ड वेरी रिसेंटली इन द 21st सेंचुरी इटसेल्फ। ओके, इन सब का रोल क्या होता है? ओके, यस करेक्ट, 2008 के बाद बनी थी। इनका रोल क्या होता है वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मेंटेनिंग सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो इनका प्राइमरी रोल यही होता है कि जो इंडिया की सॉवरेंटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको हम बना के रखें। दूसरी चीज होती है क्लियरिंग द आर्टरीज। व्हाट डज दिस मीन? क्लियरिंग द आर्टरीज का मतलब क्या है फॉर द आर्मी? ये देखो, अगर देश है अपना, अपना इंडिया है, ओके, सपोज दिस इज इंडिया, तो जो उसका मोबिलाइजेशन है, लॉजिस्टिक्स है, इन सब जो एरिया है, ओके, जहां से ट्रूप्स मूवमेंट होती है, दैट इज ओके, दैट इज वेरी नेसेसरी कि इट शुड बी स्ट्रेस फ्री। व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रेस फ्री? इसका मतलब कोई भी टाइप का स्ट्रेस ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है और यहाँ से नक्सल्स का पूरा कब्जा है। तो सपोज अगर वॉर छिड़ता है पाकिस्तान के साथ, तो यहाँ से विशाखापट्टनम में कोई फॉर एग्जांपल कोई आपका वो है, कोई आर्मी यूनिट है, और आर्मी यूनिट को जाना है पाकिस्तान बाई ट्रेन जल्दी से जल्दी, और बीच में ही नक्सल्स ने उड़ा दिया ट्रेन, तो आपका नेशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट हुआ। ओके, आपका क्या हुआ? नेशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट हुआ। तो इसीलिए आर्टरीज को ओपन रखता है। सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ में फाइट करेगा ताकि जो बॉर्डर के आर्टरीज है, बॉर्डर टू बॉर्डर जो मूवमेंट है वो क्लीन रहे फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। ओके, ये है इनका काम। दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंसर्जेंसी। ओके, तो आपको पता होगा कि बाहर से तो खतरा है, बट वी ऑल्सो हैव इंटरनल इश्यूज। आपको बिपिन रावत साहब का 2.5 फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट पता होगा।
ढाई फ्रंट है क्या? उसमें से दो फ्रंट है, चाइना एक फ्रंट, पाकिस्तान एक फ्रंट, और 0.5 फ्रंट इज द इंटरनल चैलेंजेस। और इंटरनल चैलेंजेस में क्या क्या आ जाता है? आपका नक्सलिज्म। ऑल राइट, नक्सलिज्म, टेररिज्म, और क्या आ जाता है? अर्बन नक्सलिज्म। ऑल राइट, येलो जर्नलिज्म। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब न्यू एज चैलेंजेस में ये आ जाता है। तो ढाई फ्रंट का कन्फ्लिक्ट है। चाइना को संभाल लेगी। चाइना को कौन संभाल लेगा? चाइना को आर्मी संभाल लेगी, पाकिस्तान को आर्मी संभाल लेगी। लेकिन जो 0.5 फ्रंट है उससे क्या होगा? आर्मी का ध्यान भटक जाएगा, एंड इट कैन नॉट गिव इट्स बेस्ट टू फाइट दी चाइनीज एंड दी पाकिस्तानीज। तो ये जो 0.5 वाले हैं, ओके, ये इनको काउंटर करने के लिए सीएपीएफ, इंटेलिजेंस, और आपका सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक असम राइफल्स एंड एनएसजी काम करती है। यहां पर देखो, नहीं अर्बन नक्सल मत लिखना, पता चला वही तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, अब यहां पर देखो क्या प्रॉब्लम होती है। आर्मी एक यूनिट है, इट हैज लिमिटेड बजट, लिमिटेड रिसोर्सेस। यस, ऑलराइट, लिमिटेड बजट, लिमिटेड रिसोर्सेज, और क्या होता है इनके पास? लिमिटेड एनर्जी। अगर ये समझो तुम्हारे यहां पर किसी फॉरेन कंट्री ने एजिटेशन करा दिया, आपके स्ट्रीट्स पे एजिटेशन करा दिया, एग्जांपल के तौर पे जो ये फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसमें, ठीक है, गधे थे लोग। गधे थे, क्यों मैं गधे बोल रहा हूं? बिकॉज उन्होंने क्या किया? रोड जाम करके, आर्मी की ट्रक्स रुकवा के, और क्या बोल रहे थे कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो। आर्मी वालों को जो अपना ट्रक ले जा रहे थे, ट्रूप्स मूवमेंट करा रहे थे पाकिस्तान बॉर्डर पे इमरजेंसी में, उनको रोक के, उनका ट्रक रोक के बोल रहे थे कि भाई तुम हमें ज्वाइन कर लो, हम रेवोल्यूशन करेंगे और दिल्ली फतेह करेंगे। एंड देयर इज अ वीडियो दैट आई कैन शो यू। ऑलराइट, सो ये जो है, इनके पास एनर्जी नहीं है इन गधों से लड़ने के लिए। आर्मी के पास एनर्जी नहीं है। उसका सारा एनर्जी जो है, जो सारा जो लिमिटेड रिसोर्सेज है और जो लिमिटेड बजट है, it has to go it has to go in fighting the enemies, not these idiots who form the 0.5 front, है ना? तो एक चीज समझो कि आर्मी जो है, अगर उसका ध्यान भटक जाएगा, एंड इट इज वर्किंग डे एंड नाइट टू क्वेल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, वहां दिक्कत हो जाएगी। अभी कोई एजिटेशन हुआ था, कुछ साल पहले की बात है, उसमें पुलिस फेल कर गई थी, वहां आर्मी हमें बुलानी पड़ी थी। जब पुलिस फेल हो जाती है तब आर्मी आती है। आर्मी क्या करती है? फ्लैग मार्च करती है, फ्लैग मार्च करती है, डोमिनेशन मार्च करती है। लेकिन आर्मी वाले जो हैं वो इस टाइप की चीजों के लिए नहीं बने हैं। एक रीजन है, वो कैंटोनमेंट में रहते हैं। वाई आर्मी पीपल लिव इन कैंटोनमेंट अवे फ्रॉम दी सिविलियंस? बिकॉज सिविलियंस दे कम with their own baggage. The civilian areas, they come with their own baggage, like politics, ideology, like caste based relationship, caste based organization, caste based preference, class, ये सारी चीजें होती हैं। एंड व्हेन द आर्मी गेट इंटेंगल्ड, जब आर्मी वाले इंटेंगल हो जाते हैं इन लोगों के साथ, सिविलियंस के साथ, तब जाके दिक्कत आ जाती है। और जब वो फिर आर्मी जो है अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं कर सकती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आर्मी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वहां पर सीएपीएफ, स्टेट पुलिस, ओके, सीएपीएफ, स्टेट पुलिस और इंटेलिजेंस, ये सारे लोग आते हैं। उसमें भी लेयर होता है। यहां देखो क्या मैं बोल रहा हूं। सपोज दिस इज सिविलियंस, ये सिविलियन है आपके, ओके।
ये आपके सिविलियंस हैं। सबसे क्लोज में कौन रहता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? स्टेट रहती है, स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस से इतना प्यार, इतना गुस्सा, उनको हम क्या बोलते हैं? ठुल्ले। जब उनको उनको गोली लग जाती है, एनकाउंटर हो जाता है, उसमें शहीद हो जाते हैं, तो क्या हम बोलते हैं? ठीक है, मेनी पीपल्स है कि यार गलत हुआ और ये, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि ये ठुल्ले थे, 500 रुपए ऐसे भी लेते, गाड़ी वाले ने ठोक दिया, दिल को शांति मिली। है ना, ये बोलते हैं ना। व्हेन यू सी दोज वीडियो जहां पर कार आती है और ट्रैफिक पुलिस को रैम करती है, बेचारा वो पैराप्लेजिक हो जाता है या मर जाता है, उसके नीचे कमेंट पढ़ना, क्या लिखा रहता है? उनके नीचे लिखा रहता है, यही चीज लिखी रहती है कि ये जरूर करप्शन कर रहा होगा, ठीक किया, दिल को शांति मिल गई। वाई दिस हैपेंस? बिकॉज बिकॉज पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉक्सिमिटी, पुलिस वालों को तुम रोज देखते हो, द पुलिस पीपल, आप उनको रोज देखते हो, उनको उनको उनके जो फंक्शनिंग है उनको रोज देखते हो। और पुलिस वाले जो हैं वो आप ही के बीच से आते हैं। मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि तुम अगर चेन्नई में रह रहे हो तो तुम्हारे पुलिस वाले भी तमिलियंस हैं, लेकिन जो लोकल कमांडेंट है आर्मी का, सीओ है, ही इज मे बी ही इज फ्रॉम उत्तराखंड, मे बी ही इज फ्रॉम असम। है ना? तो पुलिस वाले डायरेक्ट प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, तो द पुलिस इज द बेस्ट सूटेड, state police is best suited to handle the civilian problems. Why? Because they are drawn from the civilian groups. गाली इसीलिए खाते हैं बिकॉज तुमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, रोज देखते हो उनको तुम। आर्मी वालों से आर्मी वालों से तुम इतना प्यार मोहब्बत क्यों करते हो? आर्मी में भी स्कैंडल्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्कैंडल्स इन आर्मी। आर्मी में भी करप्शन है, वहां भी प्रोक्योरमेंट में करप्शन होता है, क्योंकि आर्मी वाले सबसे दूर रहते हैं, आपसे दूरी बना के रखते हैं, आपसे कभी बात नहीं करते हैं। तो जैसे आपने देखा नहीं उनको, बहुत मुश्किल से देखते हो, तो जब आप किसी को देख ले तो आर्मी वाले, तो अच्छी 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 चीजें निकलती है दिमाग में। है ना? अच्छी अच्छी चीजें आपकी माइंड में निकलता है कि यार ये हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। तो इसीलिए आर्मी को दूर रहना है, ताकि एक तो पब्लिक ट्रस्ट रहे। मेरी बात तुम समझ रहे हो? लोकल पुलिस गाली खाने के लिए, ठीक है, वो बनी है, देयर इज अ डिजाइन कि लोकल पुलिस गाली खाएगी ताकि आर्मी दूर रह पाए, जितना सिविलियन से दूर रह पाए उतना बेटर। वाई? बिकॉज फिर ये ट्रस्ट, जितना डिस्टेंस होता है उतना ट्रस्ट होता है। अगर आपने किसी चीज को देखा नहीं है तो आर्मी को हम समझते हैं कि एक इनविजिबल शील्ड है। आर्मी इज व्हाट? आर्मी इज एन इनविजिबल शील्ड। और हमें अंदर से अच्छा लगता है कि देश के बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सिविलियंस एंड द आर्मी। यहां पर बात समझो, कल को आर्मी वाले ट्रैफिक का काम करने लगे, तुम्हारे ट्रैफिक डायरेक्ट करने लगे, और तुम्हें तुम्हारे बाइक पे डंडे मारने लगे हटाने के लिए, तो क्या तुम उन्हें ट्रस्ट करोगे? विल यू बी एबल टू ट्रस्ट देम फॉर योर नेशनल सिक्योरिटी? द आंसर इज नो। तो एक्चुअली में कहना तो नहीं चाहिए, बट एक ऐसा डिजाइन हमने बना रखा है जहां पर स्टेट पुलिस जो अब्सॉर्ब करती है सिविलियन का गुस्सा बाय डूइंग द डे टू डे डर्टी वर्क। आर्मी वाले तुम्हारे घर पहुंच जाए, बीवी से झगड़ा हो रहा है, उसको सुलझाने, और बोल रहे हैं कि जी मामला रफा दफा करो, तुम चार गाली दे रहे हो आर्मी वालों को। तो इसीलिए आर्मी वाले जो है कैंटोनमेंट में रहते हैं, क्लोज्ड ग्रुप्स में रहते हैं, सिविलियन से ज्यादा बात नहीं करते हैं, बिकॉज उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है? और इनके बीच में फ्रेंड्स, इनके बीच में आता है एक और लेयर, एंड दैट इज द सीएपीएफ। इसका मतलब क्या है कि सिविलियन जो है, अगर सिविलियन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, सिविलियन इश्यूज आउट ऑफ कंट्रोल हुए, तो सबसे पहला जो शॉक एब्जॉर्ब कौन करेगा? स्टेट पुलिस करेगा, उसके बाद सीएपीएफ करेगा, और फिर अगर दिक्कत हो तो आपकी आर्मी को बुलाया जाएगा टू हैंडल द डोमेस्टिक इश्यूज। तो आर्मी मैक्सिमम केसेस में यहां तक बात खत्म हो जाती है। ऑल राइट? ऑल राइट, समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि सीएपीएफ जो है, इट इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल बेल्ट फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स। तो वो क्या करती है? तो वो क्या करती है? वो अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर पुलिस से देखो, मैक्सिमम केसेस में पुलिस जो है हमारी कंट्री में
अंडर फंडेड और अनमोटिवेटेड है, डीमोटिवेटेड, सॉरी, इट इज डीमोटिवेटेड, तो कभी कभार बात पॉसिबल है कि निकल जाए बाहर। इसीलिए हमने सीएपीएफ बना दिया एज अ सेकेंड लाइन ऑफ प्रेशर का जो एब्जॉर्प्शन है वो करने के लिए, ताकि आर्मी तक बात ना पहुंचे। बिकॉज आर्मी तक जब बात पहुंच जाएगी, तो जब इंटरेक्शन होगा बिटवीन दी आर्मी, जब आर्मी के लोग सिविलियंस की पिटाई करेंगे ना, तो सिविलियंस में डिस्ट्रस्ट फॉर्म हो जाएगा, एंड दैट इज डेट्रीमेंटल टू द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। अब मैं बताता हूं फिर से एक बार समझ लो। मैं ये कह रहा था कि कैंटोनमेंट में अगर आप क्यों रहते हैं आर्मी वाले, और वो उनका अलग से कैंटोनमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, नाम सुना है? इसका क्या नाम है इसका, AFHQ, हेडक्वार्टर्स, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक और है ना सर्विस, जो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस कैंटोनमेंट सर्विस, देयर इज सम फोर्स, ओके, जिस जो कैंटोनमेंट का काम करता है, आर्म्ड फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, या कैंटोनमेंट एडमिन, ये यूपीएससी से ही निकलते हैं लोग। देयर इज अ फोर्स, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा, कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं, देयर इज दिस सर्विस इन यूपीएससी ओनली, जिसको बोला जाता है आईएएस ऑफ कैंटोनमेंट। क्या नाम था उसका? एक मिनट याद करने दो। आर्म्ड फोर्सेस, आईडीईएस, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, ब्यूटीफुल, यस 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 यस। तो आईडीईएस क्यों है, व्हाई नॉट आईएएस इज हैंडलिंग द कैंटोनमेंट मैटर? बिकॉज अगेन, जितना सिविलियन से दूर रख सके हम आर्मी को, उतना बेटर रहेगा ट्रस्ट फैक्टर। कैंटोनमेंट में जो है, आपके आपने आप अपने सिटी के, आप सिविलियन है, सिटी के एसपी को जानते हैं, डीएम को जानते हैं आप, ठीक है, पॉलिटिशियन को जानते हैं, क्या आप अपने सीओ को जानते हैं? आपके सिटी का सीओ कौन है? सिटी का जो कैंटोनमेंट है, आगरा में रहते हैं, पटना में रहते हैं, आप पठानकोट में रहते हैं, कौन है आपका सीओ बताओ? नहीं, किसी को नहीं पता होगा हु इज द सीईओ। बहुत अगर किसी फंक्शन में देख लिया तो नाम याद हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। लेकिन यू नो योर एसपी, यू नो योर डीएम, कौन है डीएम तुम्हारा, कौन है एसपी, बिकॉज एसपी डीएम डे टू डे लाइफ में तुमसे इंटरैक्ट कर रहा है। लेकिन जब तुम देखोगे सीईओ को, इट विल बी ऑटोमेटिक ट्रस्ट आ जाएगा, क्योंकि आप अज्यूम करके चलते हैं एज अ सिविलियन कि भाई ये मेरा जो है प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन वही सीईओ तुम्हारा स्कूल बंद कराने लगे, तुम्हारा डे टू डे लाइफ में आने लगे, जो कर्नल है आपके कैंटोनमेंट का, वो आ जाए सिटी में, और वो मैटर हैंडल करने तुम चार गाली दोगे। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज दैट इन दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, दैट फ्रिक्शन आ जाता है बिटवीन द सिविलियन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये आया है, कहाँ आया है? असम में आया है, मणिपुर में आया है, कश्मीर में आया है, ओके। तो वहां पर फ्रिक्शन आया है बिटवीन द लोकल पॉपुलेशन। यही चीज अगर कल को डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन विल बी हैंडल बाय द आर्मी इन योर सिटी, इन योर स्टेट, तो तुम गाली दोगे। आज नहीं देते हो, आज सल्यूट करते हो, ओके, रील्स बनाते हो, देश में रहे हो, देश में रहे, ऑल राइट। यस, व्हेन द आर्मी मार्चेस, एवरीथिंग इज ओवर। जब आर्मी को बुलाया, देखो पुलिस जो है डंडे क्यों खाती है? आपको याद है वो 26 जनवरी को, वो वाला सीन याद है जहां पर दिल्ली पुलिस के जो लोग थे, दे वेयर जंपिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट। आर्मी वाले करते क्या, जंप करते क्या? गोली मारते सर में, गोली मारते सर में आर्मी वाले, कूट देते, बिल्कुल। ये मैं बोल रहा हूं ना, पुलिस पिटने के लिए बनी है बेचारी। पुलिस को हम गाली देते हैं, पुलिस वाले पिटने के लिए बने हैं ताकि आर्मी वाले सुरक्षित रहे। सिविलियन जो है, सिविलियन के ट्रेड्स क्या होते हैं फ्रेंड? इमोशनल, इनडिसिप्लिन्ड, और इनको रादर पुलिस वाले इन इमोशनल और इनडिसिप्लिन्ड सिविलियन से निपटते हैं, ताकि आर्मी वाले जो है वो इंसुलेटेड रहे, अपना काम कर सके, फोकस कर सके, ओके। इसीलिए आप अगर कंपेयर करोगे स्ट्रेस फैक्टर इन द पुलिस फोर्सेस इज मच ग्रेटर देन आर्मी। आर्मी में भी होता है फ्रैट्रिसाइड्स, आर्मी में भी सुसाइड्स होते हैं, लेकिन पुलिस में इट इज एट अ मच ग्रेटर स्टैटिस्टिक्स, ओके।
तो बेसिकली पुलिस और सीएपीएफ कर क्या रहा है, ध्यान देना, पुलिस और सीएपीएफ is basically handling the civilians and the 0.5 front so that the army can have undivided attention over the borders of China and Pakistan are eternal nemesis. Okay. अब यहां से स्टार्ट करते हैं, सबको हम करते हैं, तो एक्सपेक्ट करो अगर बहुत यूपीएससी स्ट्रेच करेगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल फोर्सेस पे। आई हैव सीन दिस इन विजन का टेस्ट, विजन आईएएस का जो मेन टेस्ट होता है उसमें कभी कभार अपने टेस्ट सीरीज में डाल देते हैं क्वेश्चन। मैंने भी डाला था अपना जो आईएसएसएफ वाला टेस्ट था, आप खोल के देख सकते हैं, जीएस 3 का जो टेस्ट मैंने भेजा था कुछ 20 दिन पहले, उसमें मैंने बीएसएफ का ही क्वेश्चन 10 मार्क्स का डाला था, लेकिन आता नहीं है। लाइक आई टोल्ड यू, अभी तक यूपीएससी ने इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हम इसको करते हैं। सो ये बीएसएफ है, दीज आर द बीएसएफ सोल्जर्स। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965। उस समय क्या हुआ था, 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था, तो वहां पर ऐसा देखा गया था, ऐसा ऐसा अ नीड वाज फेल्ट। ओके, अ नीड वाज फेल्ट, ठीक है, कि स्पेशलाइज्ड फोर्सेस चाहिए हमें इंडिया की बॉर्डर पे ड्यूरिंग पीस टाइम, रिकॉनेसेंस करने के लिए और रिकॉनेसेंस करने के लिए और पेट्रोलिंग करने के लिए और ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, तो ये इंडो पाक वॉर था 1965 का, उसके बाद बनाया गया था इसको। ठीक है, इसका मैंडेट क्या है, इंडिया की लैंड बॉर्डर्स को गार्ड करना। ओके, हमेशा होता क्या है समझो ऐसे, ये बॉर्डर है तो आर्मी यहां रहेगी। ओके, देयर विल बी अ डिस्टेंस ऑफ 20 to 25 kilometers, वेयर एज द बीएसएफ विल बी हियर एग्जैक्टली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। बीएसएफ का जो कैंप होता है वो हमेशा बॉर्डर के सामने रहता है। आपको याद है वाघा बॉर्डर पे जो वो करते हैं, सेरेमनी होती है, उसमें कौन रहता है वाघा बॉर्डर वाली सेरेमनी में, जिसमें यू नो दे देयर इज अ लॉट ऑफ जोश एंड लॉट ऑफ वेरी एनिमेटेड रहता है, बीएसएफ रहती है। ओके, सो समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग, आर्मी हमेशा 20-25 किलोमीटर पीछे रहती है और बीएसएफ जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। ओके, तो वो क्या करेगी, जैसे अटैक हुआ तो बीएसएफ विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड देन आर्मी विल टेक ओवर फ्रॉम द बीएसएफ। बीएसएफ वाले फिर पीछे हट जाएंगे और बीएसएफ वालों को फिर सिविलियन ड्यूटीज मिलेगी कि आप जो है टेरिटरी के अंदर आप डिस्कॉर्ड जो है उसको खत्म करो। यहां पर क्या होता है, ऑन इन पीस टाइम एग्जैक्ट बॉर्डर पे आपको बीएसएफ के लोग मिलेंगे, वेयर एज आर्मी पीपल विल बी 15-20 किलोमीटर अवे। बट व्हेन द वॉर हैपेंस, बीएसएफ पीपल विल बी द फर्स्ट टू कॉन्टैक्ट, उसके बाद आर्मी विल कम एंड टेक ओवर एंड द बीएसएफ पीपल विल गो बैक। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? ऑल राइट, अब हम आगे बात करते हैं ट्रांस बॉर्डर क्राइम, जैसे कि स्मगलिंग। ऑल राइट, स्मगलिंग ऑफ व्हाट, ह्यूमंस, स्मगलिंग ऑफ कैटल। बहुत सारे बीएसएफ वालों पे केस भी चला है, अ लॉट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट्स, अ लॉट ऑफ कमांडेंट्स, अ लॉट ऑफ डीआईजीज, दे हैव बीन सैक्ड, दे हैव बीन सस्पेंडेड। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो बीएसएफ हैज बीन लार्जली सक्सेसफुल। यस, इट इज अ प्रॉब्लम इन बांग्लादेश बॉर्डर। उसके बाद ट्रैफिकिंग, दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, देन इलीगल इमिग्रेशन। तो ये प्रॉब्लम कहाँ मेन है, ये प्रॉब्लम है आपको बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर गार्डिंग, द बीएसएफ इज ऑल्सो डिप्लॉयड फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। तो ये जनरली कोलैबोरेशन में रहता है सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के साथ। जनरली क्या करते हैं, ये बीएसएफ के कुछ यूनिट्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स, उनको डिप्लॉय करते हैं। और ये क्यों किया जाता है, ताकि सीआरपीएफ जो है वो एग्जॉस्ट ना हो। अभी देखो समझो मैं व्हाट आई एम सेइंग, आईटीबीपी का काम है इंडो टिबेटन बॉर्डर, लेकिन आईटीबीपी वाले आपको नक्सलाइट जंगल में भी मिलेंगे। ओके, आईटीबीपी वाले नक्सलाइट जंगल में आपको कश्मीर में भी मिलेंगे। वाई?
because they are taking off the loan. They are taking off the load, sorry, not loan, load from the CRPF and the BSF and the other forces. होता क्या है जनरली व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ पीस, से सपोज चाइना बॉर्डर पे कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है, तो आईटीबीपी जो है इट इज वेल रेस्टेड। तो उनको क्या किया जाता है, उनको बोला जाता है कि तुम्हारे भाई जो सीआरपीएफ में हैं दे आर गेटिंग एग्जॉस्टेड फाइटिंग द नक्सल्स। और उसमें क्या बोला जाता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट, हाईली ट्रेन्ड यूनिट्स को डेलीगेट कर दिया जाता है साउथ में, और उसके बाद बोला जाता है आप ऊपर चले जाओ कश्मीर में। एंड वंस द बीएसएफ एंड द सीआरपीएफ हु आर एक्सपेंडिंग देमसेल्व्स अ लॉट, वो अपना रिजुविनेट हो जाते हैं, उनका स्टैमिना वापस आ जाता है, तो आईटीबीपी वाले वापस से उत्तराखंड बॉर्डर चले जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। देन बीएसएफ का काम क्या है, काउंटर इंसर्जेंसी पे भी काम करता है, असिस्ट करती है आर्मी को और लोकल लॉ एनफोर्समेंट को, ओके, इंटरनल सिक्योरिटी को जो है उसको मेंटेन करने में। ओके, कहाँ कहाँ डिप्लॉयड होती है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ओके, मार्शी एरियाज ऑफ गुजरात, रिवराइन टेरेन ऑफ सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, पंजाब में होती है, राजस्थान में होती है, ठीक है, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपको त्रिपुरा वगैरह में मिल जाएंगी। ओके, मिजोरम वगैरह में भी आपको मिल जाती है ये। जम्मू कश्मीर वगैरह में भी बीएसएफ जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल। आपको वैसे बता दूं, एक मार्कोस जो है, मार्कोस किस फोर्स का स्पेशल यूनिट है, कोई बता सकता है? नेवी का है, इसको बोलते हैं दाढ़ी वाला फौज। बिकॉज, और ये दाढ़ी वाला कौन बोलता है? कश्मीरी मिलिटेंट्स इनको दाढ़ी वाला बोलते हैं। यस, मार्कोस आर दी मरीन कमांडोज। तो ये कहाँ से आ गए? नेवी के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, ऊपर कैसे चले गए? तो मेरा बात समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? इट इज बिकॉज कि एक फोर्स एग्जॉस्ट हो जाती है बहुत दिन तक, जैसे राष्ट्रीय राइफल्स है भाई, उस इतना वो हर दिन इतना वो एक एक या दो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करती है। और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का मतलब समझते हो? व्हाट हैपेंस इज दैट कि आप दो दो दिन तक बिना यूरिनेट किए, बिना टेकिंग अ डंप, बिना पानी पिए एक जगह पे बैठे हुए हो कि अभी निकलेगा टेररिस्ट। ओके, ये चीज है। तो आप समझो कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इसीलिए क्या होता है, राष्ट्रीय राइफल्स हो गया, या आपके आर्मी के यूनिट्स हो गए, या इवन सीआरपीएफ जो कि हमेशा कांटेक्ट में रहता है फ्रंट लाइन पे, उनके साथ उनको क्या करना है, रेगुलेट करना होता है, उनको पीछे भेजना होता है ताकि वो रिफ्रेश हो जाए, ताकि वो रिजुविनेट हो जाए। तो मार्कोस जो है, नेवी में तो चलो नेवल जो हमारे एसेट्स हैं और जो नेवी का जो कांटेक्ट है वो बहुत कम है। नेवी इज अ कंपेयर टू एयरफोर्स एंड आर्मी, उतना वहां पर एक्शन कम देखने को मिलता है। ओके, बिकॉज नेवल रूट इज मोर और लेस सेफ। यस, द गरुड्स आर आल्सो डिप्लॉयड। इवन द गरुड्स शहीद भी हुए हैं। गरुड़ कमांडोज जो हैं वो पहले शहीद भी हुए थे। आई थिंक द रिसेंट अटैक ऑन पठानकोट एयरबेस आल्सो, उसमें भी 4 गरुड़ वेयर ओके। एक तो आई थिंक खाना खा रहे थे, गरुड़ गरुड़ कमांडो का जो मेस था उसमें घुस के उन्होंने मार दिया था पठानकोट में। ऑलराइट, और उसके बाद हमने आईएसआई वालों को इनवाइट किया था तमाशा देखने के लिए, ठीक है। एनीवेज, एनीवेज, अब देखो तो ट्रेनिंग कहाँ होती है इनकी। तो ट्रेनिंग वगैरह कैंप्स लगते हैं ऑल ओवर इंडिया, इनका इनका बेसिस होता है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेटेड है इनके ट्रेनिंग कैंप्स। पंजाब में आपको मिल जाएगा, अमृतसर इज अ वेरी बिग हब, वेरी वेरी बिग हब, वहां पर आप जाओगे। अमृतसर में इनका बहुत बड़ा एक बेस है, आई हैव बीन देयर, एंड इट्स अ ह्यूज ह्यूज बेस। ऑलराइट, एंड देन स्पेशलाइज्ड यूनिट्स है इनका, एक आर्टिलरी रेजिमेंट्स है, हेवी मोर्टार, 105 पाउंडर गन्स इनके पास मिलते हैं आपको। इनके पास अपना खुद का एयर विंग है। ऑलराइट, एंड ये क्या होता है, वीवीआईपी फेरी करने में तो जनरली जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी इसी से आते जाते हैं। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जेट होता है उसी को यूज करते हैं, बिकॉज ही इज द एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ऑलराइट,
तो वो ही इज इंटाइटल्ड टू यूज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जेट। इनके पास बहुत एक मोर्टार, अलग से मोर्टार रेजिमेंट है। यस, जैसलमेर में ये जो है ऊंट वगैरह से पेट्रोलिंग करते, यू मस्ट हैव सीन देम इन 26 जनवरी परेड। ऑलराइट। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस बहुत सारे हैं। करप्शन का इन पे एलिगेशंस है ऑन द बांग्लादेश बॉर्डर। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ये सरवाइव करते हैं। आर्म्ड मिलिटेंट्स का थ्रेट है। हॉस्टाइल टेरेन का थ्रेट है। उसके साथ एक और प्रॉब्लम है मॉडर्नाइजेशन का। इनके पास जितने भी गैजेट्स वगैरह हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क। अभी जैसे बाहर की कंट्रीज, इवन द यूक्रेनियंस, दे आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस टू काउंटर द ड्रोन थ्रेट। ड्रोन का जो थ्रेट होता है उसको काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस यूज कर रहे हैं। और हम पता है क्या यूज कर रहे हैं? एलएमजी, लाइट मशीन गन। उससे हम ड्रोन को मार रहे हैं। ओके। यस, ईएमपी डिवाइस है। तो हम ड्रोन को मार रहे हैं उससे, एलएमजी से, एंड दे आर मेकिंग अ तमाशा। तो इस टाइप की चीजें नहीं है, आपको बेस्ट चीज देना पड़ेगा अपने फोर्सेस को। ऑलराइट। इनका पीस कीपिंग रोल भी होता है इंटरनेशनल, ये यूएन, यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें भी डेप्यूट किए जाते हैं बहुत सारे बीएसएफ के सोल्जर्स जो है। ओके। बीएसएफ के जो सोल्जर्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, वहां पर सर्व करते हैं, अच्छा वहां पर सर्विस देते हैं, बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है। गुड डिसिप्लिन सोल्जर्स। ऑलराइट। ओके। नाउ कमिंग टू सीआरपीएफ, तो बहुत पुराना फोर्स है। 1939 में इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस बोलते थे। समझ रहे हो? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस मतलब डायरेक्टली जो आपका वाइसरॉय होता था। ओके। तो वाइसरॉय होता था, उसके अंडर, उसके कमांड में होती थी। इसमें हुआ क्या था दैट बेसिकली आपको याद होगा 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। तो वहां पर इट हैड टू लिक्विडेट अ लॉट ऑफ पावर। जो कांग्रेस बहुत अच्छा जीती थी 1937 में, अगर आपको याद होगा, हिस्ट्री का ये पोर्शन है। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, सीआईडी जो है, सीआईडी का कंट्रोल और जो पुलिस का कंट्रोल है वो चला गया था। वो चला गया था फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था कि सीआरपीएफ जो है उसको खड़ा किया था, ताकि सीआरपीएफ जो है वो स्टेट पुलिस और सीआईडी को ओवरराइड कर पाए। तो इसी का नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। एंड देन जब इंडिया आजाद हुआ तो इसको ओके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स नाम दे दिया गया। ऑलराइट। यहाँ पर देखो, ये क्यूआरटी है, इनकी क्विक रिस्पांस टीम। ये इनका बख्तरबंद गाड़ी है। इसको आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी बोलते हैं। ओके, एपीसी। इनका मैंडेट क्या है? तो इनका इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया में कहीं भी, बीएसएफ का नाम क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब प्राइमरली बॉर्डर पे रहेंगे। और सीआरपीएफ जो है वो क्या करेगा? इंडिया में कहीं भी इंटरनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम, इसीलिए इनको जो है हम क्या करते हैं, इनको हम छत्तीसगढ़ में पोस्ट करते हैं। ऑलराइट। इनको हम कहाँ पोस्ट करते हैं? इनको हम पोस्ट करते हैं उड़ीसा में, जहां पर नक्सल थ्रेट ज्यादा है। झारखंड में रहते हैं ये। ऑलराइट। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में ये बहुत नक्सलिज्म और मिलिटेंसी के अगेंस्ट बहुत ही एक्टिव रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी इनको पोस्ट किया गया था। ऑलराइट। इनको इनको फिर वहां भी पोस्ट किया गया था, अगर आपको याद होगा। आई थिंक पुलवामा अटैक वाज अगेंस्ट देम ओनली, सीआरपीएफ के यूनिट्स के अगेंस्ट था ना। द पुलवामा अटैक आई एम टॉकिंग अबाउट, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट द सीआरपीएफ यूनिट्स। तो आप समझ सकते हो हर जगह इंडिया के कहीं भी, इसीलिए जो सीएपीएफ का एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसमें नीचे रखते हैं जो लोग हैं। प्रेफरेंस जो है, ऑलराइट, प्रेफरेंस जो है उसको नीचे नीचे रखा जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ लाइफ। इफ यू आर अ सीआरपीएफ सोल्जर, तो बहुत ही टफ लाइफ होता है। और उसमें क्या रहता है कि जनरली आप मूवमेंट पे रहते हैं। वाई बीएसएफ एंड सीआईएसएफ, इवन आईटीबीपी इज प्रेफर्ड, ओके, ओवर सीआरपीएफ। सीआरपीएफ को ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। उसके पीछे का यही रीजन है, उसके पीछे का यही रीजन है। सीआरपीएफ में आप हमेशा हॉस्टाइल जंगल में रहते हैं, हॉस्टाइल उसमें रहते हैं। प्रमोशन की नहीं दिक्कत है उतनी, इंसेंटिव्स भी ठीक मिलते हैं इसमें। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि लाइफ अच्छी नहीं रहती है इसमें। बहुत हाई इंसिडेंस ऑफ फ्रैट्रिसाइड होता है। व्हाट डज फ्रैट्रिसाइड मीन्स? मतलब किसी सोल्जर का दिमाग खटका, किसी कांस्टेबल का दिमाग खटका और गोली मार दी अपने साथी को। मजाक उड़ा दिया, यार तू तो ऐसे है वैसे है। और उस क्योंकि इतना स्ट्रेस में बंदा है, तो ये इंसिडेंसेस कहाँ पर?
इंसिडेंसेस सबसे ज्यादा सुसाइड और फ्रैट्रिसाइड का आपको सीआरपीएफ में मिलेगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ था दैट इन छत्तीसगढ़ में एक सीआरपीएफ कैंप में फेसबुक पोस्ट को लेके फेसबुक पोस्ट को लेके दिक्कत हुई थी। किसी में एक होता है ना, फ्रेंडली मजाक कर दिया था किसी बंदे ने कि तेरी लुगाई तो वैसे है, फेसबुक पे डालती रहती है अपने पिक्चर्स। उस बंदे ने 8-9 लोगों को मार दिया था, जिस पे मजाक किया गया था। उस बंदे ने, सीआरपीएफ वाले ने 8-9 लोग को सोते हुए मार दिया था। दे वर स्लीपिंग इन द टेंट, और वो गया और स्प्रे कर दिया बुलेट्स। एंड देन ही वाज नॉट ओके, ही वाज नॉट वेरी इन द सेन। मैंने वीडियो देखा है तभी बता रहा हूँ, ही वाज नॉट वेरी इन द सेन मूड। एक बंदा था, उसने क्या किया कि अपने कमांडेंट परेड ले रहा था, परेड रिव्यू ले रहा था, और उसके जाके सर में गोली मार दी सल्यूट करके। सो ये सब क्यों होता है? बिकॉज इट्स टू मच प्रेशर। सीआरपीएफ में जो है बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बिकॉज नक्सल से लड़ना, समझ रहे हो, नक्सल गायब हो जाता है फॉरेस्ट में 20-20 दिन तक, 25-25 दिन तक। नक्सल्स जो है, सीआरपीएफ के 75 से 80 लोग एक बार में मरते हैं दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में 2 अटैक हुए हैं सेपरेट, एक हुआ है 2010 के करीब और एक हुआ है रिसेंटली 2022 में, जहां पर 75 लोग, पूरी कंपनी साफ इन नक्सल अटैक। और चांस भी नहीं मिलता, एम्बुश में, गुरिल्ला अटैक में चांस भी नहीं मिलता रीऑर्गेनाइज करने के लिए। ओके, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम पता है क्या है? व्हेन यू आर डीप इन द जंगल, आपको बैकअप भी बहुत मुश्किल से मिलता है, कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है। आई थिंक यस, बहुत रिसेंटली 23 की या 22 की बात बता रहा हूँ मैं। एंड बहुत प्रॉब्लम क्या रहती है, हाँ, वहां पर आप गुरिल्ला से फाइट कर रहे, इट इज मच मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू फाइटिंग अ प्रोफेशनल आर्मी, बिकॉज गुरिल्ला हिट एंड रन मेथड यूज करता है। और जब आप टेरेन में जाते हैं, इस टाइप के टेरेन में, तो 20-20 दिन, 25-25 दिन बिना नहाए, बिना ठीक से खाना खाए, इसीलिए प्रेशर बहुत रहता है। ओके, देन सीआरपीएफ जो है और कहाँ यूज होती है? ओके, कहाँ पर होती है? क्राउड कंट्रोल और रायट कंट्रोल में यहाँ पर होती है। देन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में, इफ यू गाइस रिमेंबर पुलवामा, पुलवामा में सीआरपीएफ के लोग ही मरे थे। देन इनका नेशन वाइड डिप्लॉयमेंट होता है, बड़ा टफ लाइफ है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, रैपिड एक्शन फोर्स एक स्पेशलाइज्ड विंग है सीआरपीएफ का, जिसको कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस के लिए यूज किया जाता है। दूसरी चीज क्या है, इनका एक कोबरा कमांडो होते हैं, स्पेशलाइज्ड कमांडो, वो आर ट्रेन्ड इन जंगल वॉरफेयर। ओके, ये स्पेशल कमांडोज होते हैं हु आर ट्रेन्ड इन जंगल वॉरफेयर, ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटीज। तो दे अंडरगो इंटेंसिव ट्रेनिंग इन लॉ इन्फोर्समेंट, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, रायट कंट्रोल, इन सब चीजों में। कोबरा का फुल फॉर्म क्या होता है? कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। जनरली ये जो है जंगल वॉरफेयर में इनको इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट ट्रेन करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? अगेन प्रॉब्लम वही है, इनका तो अभी तो हालत ठीक हो गई है, लेकिन इन द अर्ली 2000s एंड द 90s, जब पीक पे था नक्सलिज्म, क्या था, पीक पे था, इनको बहुत दिक्कत होती थी। बूट्स नहीं मिलते थे, राशन नहीं आता था टाइम पे, पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, एंड दे यूज्ड टू गो ऑन। तो बहुत अब सिचुएशन तो हालत ठीक हुई है, नाउ दे गेट अ वाटर कूलर, प्रॉपर राशन आता है अब। ओके, खाना पीना ठीक मिल जाता है इनको। ओके, एंड सी सीआरपीएफ जब क्या करती है, सिविलियंस के साथ थोड़ा सा इनका अटैचमेंट रहता है, सिविलियंस के साथ ये डील करती है। तो जब सिविलियंस के साथ डील करोगे तो ऐसे ही तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ओके, तो ये सीआरपीएफ का एक नेगेटिव पॉइंट है, इसीलिए इसको नीचे रखा जाता है। सीएपीएफ में जितने भी टॉपर्स होते हैं, दे ऑप्ट फॉर द सीआईएसएफ एंड द बीएसएफ, और नीचे के रैंक्स पे आपको सीआरपीएफ मिलती है, नॉट बिकॉज इट्स अ बैड फोर्स, इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल कंडीशन। फैमिली को नहीं देखते होते 6-6 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना, सो उसमें प्रॉब्लम रहती है। ओके, जंगल में तो नहीं ले जाओगे ना बीवी बच्चों को, दैट्स द इशू। ओके, अब हम आ जाते हैं सीआईएसएफ में। तो ये दिल्ली एयरपोर्ट है, तो वहां पर आपको सीआईएसएफ के लोग मिल जाएंगे। इनका जो मैंडेट है वो क्या है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में।
तो इनका मैंडेट है, ऑलराइट, इनका मैंडेट है कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाना। इसका इक्विवेलेंट आपको नहीं मिलेगा फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि वहां पर थ्रेट परसेप्शन इतना नहीं है। दे हैव नॉट गॉट पाकिस्तान एज अ नेबर। तो बहुत कम कंट्रीज में डेडिकेटेड सिक्योरिटी फोर्स है जो इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, और ये 1969 में बना था पीएसयू को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, जनरली होता है कि जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया, सेल, ये सारे कहाँ काम करते हैं? कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही ज्यादा नक्सल एरियाज में, डोमिनेटेड एरियाज में काम करते हैं। तो वहां पर CISF इम्बेड कर दिया जाता है। होता क्या है कि जनरली यहाँ पर एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है गवर्नमेंट की, कि जिस पीएसयू से अटैच किया जाता है वो सैलरी पे करता है CISF वालों को। इसीलिए CISF की सैलरी इज ऑन द हायर साइड कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स। CISF की जो सैलरी है, जैसे कि सपोज पारादीप, जानते हो वेयर इज पारादीप? पारादीप इज इन ओडिशा। तो पारादीप में जो प्राइवेट कंपनी लेती है ठेका, कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, तो द प्राइवेट कंपनी हैज टू गिव इंसेंटिव एंड सैलरी टू द CISF पीपल। द गवर्नमेंट सेज टू द प्राइवेट सेक्टर कि आप ले रहे हो, पोर्ट जो है क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है यहाँ पर। इसीलिए CISF जो है वो क्या करती है फ्रेंड, वो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उसके एवज में इनको सैलरी जो है वो PSU या प्राइवेट कंपनी देती है। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुंद्रा पोर्ट है, तो मुंद्रा पोर्ट में अदानी वुड बी पेइंग द सैलरी ऑफ द CISF गाइस। ओके, अब DMRC है, तो DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दे विल बी पेइंग द सैलरी ऑफ द CISF गाइस। अभी मुकेश अंबानी जो है, ही ऑल्सो गॉट द Z+ आई थिंक सिक्योरिटी कवर इनको मिला था जब वो केस नहीं हुआ था, जिसमें उनके घर के पास वो बॉम्ब्स छोड़ दिया गया था। उसके बाद उनको Z सिक्योरिटी दिया गया था, एंड ही इज पेइंग 70 लाख रुपीज पर मंथ फॉर द अपकीप ऑफ द Z+ सिक्योरिटी। तो इसमें होता क्या है, CISF जो है वो एक गवर्नमेंट इनको ट्रेन करती है, ट्रेनिंग इनकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इशूड आर्म्स होता है, लेकिन जनरली इनका जो सैलरीज है, इट इज दैट इज ट्रांसफर्ड टू दी कंपनी जहां पर ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ओके, ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटीज, तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है इनकी डिजास्टर मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी चैलेंजेस में। इनका एक अपना फायर विंग है जो फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इनको दिया जाता है। चैलेंजेस अगेन क्या है, आपने 26/11 जो देखा, 26/11 जो हुआ था मुंबई पे टेररिस्ट अटैक, सो दैट हैज बेसिकली एक्सपोज्ड आवर इंडस्ट्रीज टू दिस काइंड ऑफ सिमिलर फिदाइन अटैक्स। इस टाइप के सिमिलर काइंड ऑफ अटैक्स हो सकते हैं, तो CISF की चैलेंजेस बढ़ चुकी है। ओके, और जनरली क्या होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, होली, दिवाली, इन सब पे जो थ्रेट परसेप्शन है मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे बढ़ जाता है। ओके, ये एक प्रॉब्लम है, मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इनको हुआ है इनका। और ये बेसिकली क्या होता है इनके साथ कि अ, इनको इनका इनको अपडेट्स मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, कंपेयर टू CRPF, कंपेयर टू BSF। CISF हैज बीन फेयरली मॉडर्नाइज्ड। इनको टेक्निक्स बताई जाती है कैसे आप जो है डिटेक्ट कर सकते हैं रॉन्ग डूइंग्स इन एयरपोर्ट्स, रॉन्ग डूइंग्स इन मे बी इन पोर्ट्स। ओके, जैसे अभी अदानी पोर्ट में वो कितना 3,000 करोड़ रुपीस का ड्रग्स मिला था, तो वो किसने पकड़ा था? CISF ने पकड़ा था। सो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल सिक्योरिटी, दे आर वेरी क्रिटिकल इन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, दे इनहांस इंडियाज इमेज, बहुत प्रोफेशनल होते हैं। डेस्टिनेशन जो है, हेलो, आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? आर यू गाइस एबल टू हियर मी क्लियरली? यप, सॉरी फॉर दैट, बीच में कट गया था फॉर सम रीजन। ओके, ऑल राइट, हम यहाँ पर थे, यहाँ पर लास्ट लास्ट थे, ठीक है। ओके, सो ये चीजें हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, नहीं बाहर नहीं हूँ मैं, बाहर नहीं हूँ, अब वापस आ गया। ओके, ये सारी चीजें CISF आई थिंक। ऑल राइट, आई हैव कफ एंड कोल्ड। ओके,
आईटीबीपी पे आ जाते हैं, तो ये सारे आईटीबीपी के आपको सोल्जर्स मिल जाएंगे। देखो पीछे टिबेटन बॉर्डर है, जो चाइनीज बॉर्डर है। ओके। एंड इनका फॉर्मेशन 1962 में हुआ था इन द वेक ऑफ द सिनो इंडियन वॉर, जहां पर ये बोला गया कि चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको हमें बेटर पेट्रोल करना पड़ेगा, मोर एक्सटेंसिवली पेट्रोल करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए इसको बनाया गया था। आईटीबीपी जो है वो लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, वहां पर चाइना का जो बॉर्डर है वहां पर रहती है। और एक बहुत ही ये वास्ट और डिफिकल्ट टेरेन, उत्तराखंड में इनका मेजोरिटी जो इनका कंसंट्रेशन है, उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, इट्स अ वेरी ट्रिकी बॉर्डर टू बी वेरी ऑनेस्ट। उत्तराखंड का बॉर्डर बहुत ट्रिकी है, बिकॉज लद्दाख में और इनकर्शंस जो है वो लद्दाख में होता है, और आपका यहाँ पर होता है अरुणाचल में होता है। हाँ, तो आईटीबीपी जो है वो उत्तराखंड को देखती है, बिकॉज उत्तराखंड के साथ भी हमारा एक चाइना का उत्तराखंड के साथ भी एक बॉर्डर है। एंड नॉट मेनी, क्योंकि वहां पर कोई एक्शन नहीं होता, एंड इट्स अ वेरी ट्रिकी बॉर्डर। वाई, अगर आप उत्तराखंड का मैप देखोगे और तिब्बत का, तो जैसे लद्दाख है, ऑलराइट, लद्दाख जो है, हाँ, जो एसएफएफ इज पार्ट ऑफ रॉ, एसएफएफ जो है स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर फोर्स जो है, इट इज पार्ट ऑफ रॉ। एनीवेज जो लद्दाख वाला पार्ट है वो देखोगे प्लेन है, वहां पर टैंक्स घुमा सकते हो तुम। अरुणाचल वाला जो है वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, अरुणाचल इज मोर चैलेंजिंग देन लद्दाख, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो अरुणाचल में भी काम हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में सीधा पहाड़ है ऐसे ऐसे, इट इज, देयर हैज बीन नो मिसहैप्स इन उत्तराखंड, बिकॉज इट्स सो चैलेंजिंग, एग्जैक्टली ऐसे पहाड़ है, ऐसे मतलब देर इज नो स्कोप ऑल्सो। तो इस टाइप के एरियाज को आईटीबीपी जो है कवर करती है। ओके। एंड बहुत सारे इनको टास्क अलग भी दिए जाते हैं आईटीबीपी को, एंटी नक्सल ऑपरेशंस, काउंटर इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ड्यूरिंग इलेक्शंस वगैरह, इन सबको दिया जाता है। वैसे सभी को दिया जाता है, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का सबसे मेन रोल रहता है इलेक्शन में, सबसे ज्यादा पिस्ती जो है या सबसे ज्यादा जो सर्विस देती है वो सीआरपीएफ देती है, उसके बाद आईटीबीपी आ जाती है आपकी। ओके। ट्रेनिंग एंड कैपेबिलिटीज, तो स्पेशलाइज ट्रेनिंग, तो इनको ट्रेनिंग कहाँ की मिलती है, कोल्ड वॉरफेयर की ट्रेनिंग मिलती है। जैसे सीआरपीएफ वालों को जंगल की मिलती है, बीएसएफ वालों को मार्शी एरियाज की मिलती है, एसएसबी वालों को भी मार्शी एरियाज, बिकॉज यू नो अगेन दे आर डिप्लॉयड ऑन दी, जो आपका वो रहता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, जो यूपी का रहता है, दिस अ वर्ड फॉर दैट, मार्शी जो एरिया रहता है, तेराई, तेराई आर्क जो रहता है, तो तेराई आर्क जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। देन आईटीबीपी स्नो स्कीइंग्स वगैरह इनको सिखाई जाती है, ताकि ये यू नो दे कैन फाइट एंड दे कैन पेट्रोल दी बॉर्डर विद स्कीज, बिकॉज जो है ऊपर जाना होता है एंड देन नीचे आना होता है, यहाँ पर आप गाड़ी से नहीं जा सकते हो। ऑलराइट, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर वगैरह जो है इनको सिखाया जाता है। डिजास्टर रिस्पॉन्स सिखाया जाता है, अगेन बिकॉज हिमालयाज में ये अडेप्ट होते हैं, हिमालयन हिमालयन वॉरियर्स होते हैं ये, तो इनको पता रहता है हाउ टू फाइट। ओके, हाउ टू फाइट, हाउ टू, व्हाट इज द टोपोग्राफी। तो जब डिजास्टर स्ट्राइक करता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में एनडीएमए के साथ, एनडीएमए के साथ ये लोग भी रहते हैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजास्टर्स इन द हिमालयन एरियाज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इनका प्राइमरी चैलेंज क्या है, रगड टेरेन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। मॉडर्नाइजेशन इनका भी हुआ है, इनको हाई एल्टीट्यूड गेयर्स मिले, एक्सपोर्ट किए गए हैं लंदन वगैरह से, इनको दिया गया है। ऑलराइट, ऑलराइट, अथॉरिटी, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल सिक्योरिटी, वेरी क्रिटिकल रोल इन बॉर्डर सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ, स्पेशली जब हिमालयन एरियाज में डिजास्टर स्ट्राइक करता है तो बहुत गंदा डिजास्टर होता है वो। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए आईटीबीपी इज सो इम्पोर्टेंट। नाउ कमिंग टू सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी जो है, इट वाज आल्सो फॉर्म्ड पोस्ट 1963, पहले इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, और इसको नेपाल और भूटान बॉर्डर के लिए बनाया गया था। तेराई एरियाज में इनके कैंप्स होते हैं, जो तेराई आर्क होता है फ्रॉम उत्तराखंड टू आपका जो वेस्ट बंगाल है वहां तक, ऑलराइट, ये करते हैं। सो वी हैव बोथ एनडीआरएफ एंड एआईटीबीपी, यस, यस आप बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो। नहीं, व्हेन डिजास्टर रिलीफ इन हिमालयन रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, आईटीबीपी मेनली काम कहाँ करती है, उत्तराखंड में जो जैसे केदारनाथ का फ्लड्स आया था,
ऑलराइट, वहां पर आईटीबीपी के सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया था। यस। हाँ, एनडीआरएफ हर जगह रहती है, एनडीआरएफ का तो काम ही है डिजास्टर डिजास्टर रिलीफ के लिए, ठीक है। तो एनडी राइट। इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म में अंतर। सर नक्सल नक्सल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है बेसिकली। नक्सलिज्म क्या कर रहा है, पूरे इंडिया में वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द स्टेट। इंसर्जेंसी क्या कर रहा है, उसको बेसिकली सेसेशनिस्ट इंसर्जेंसी होता है। तो उसमें क्या करना है कि आपको वो पर्टिकुलर एरिया, जैसे आसाम को अलग करना है इंडियन यूनियन से, मणिपुर को अलग करना है। ओके, आप ऐसे कह सकते हो। इनका मैंडेट क्या है, नेपाल और भूटान बॉर्डर को इनको ये करना। लेकिन एसएसबी के जो लोग हैं उनको जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी डाला जाता है। अगेन आई टेल यू कि रोटेशन चलते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह रोटेशंस चलते रहता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या है इनका, तो इनको इंटेलिजेंस गैदरिंग, कॉम्बैट, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट वगैरह में क्या रहता है। नेपाल के साथ बड़ा चैलेंज है दोस्त। व्हाट इज दैट, बिकॉज ऑफ ओपन बॉर्डर। और हमारा नेपाल के साथ बड़ा ही गहरा रिश्ता है, रोटी बेटी, जो मैंने बताया था आपको ड्यूरिंग द क्लास, प्रीवियस क्लासेस। तो नेपाल के साथ प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि वहां पर लोग का मूवमेंट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम नहीं है, एलओसी तो आप छोड़ दो, लेकिन पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है रिलेटिवली शांत रहता है, बिकॉज वहां इनकर्शन कहीं कहीं होता है। नेपाल के साथ क्या है, एक ओपन बॉर्डर है, 50,000 लोग इधर जा रहे हैं 1 घंटे में, तो 1 लाख लोग उधर से आ रहे हैं। एंड दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग दैट एसएसबी हैज टू डू। ओके, तो ये प्रॉब्लम है जो आपको काउंटर करना होगा। एसएसबी को इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। चैलेंजेस क्या है इनके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ऑब्वियसली। नेपाल से जो है इंडिया में ह्यूमंस को लाया जाता है फॉर डोमेस्टिक वर्क, फॉर सेक्स ट्रैफिकिंग, बहुत सारी चीजें होती है। देन ड्रग स्मगलिंग, वो एक बड़ा इशू है। ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, पोरस बॉर्डर है नेपाल के साथ, मैंने बताया 50,000 10,000 है, 50,000 उधर से आ रहे हैं। तो उन सबको वेट करना, कौन उसमें से अच्छा आदमी है, कौन खराब आदमी है, कौन यहाँ क्राइम करने आया है, कौन यहाँ पर काम करने आया है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। बाय द वे, नेपाल में ही आपको इंडिया का मोस्ट वांटेड मैन मिला था, यासीन भटकल। इंडियन मुजाहिदीन का जो है, इंडियन मुजाहिदीन आईएम जो है, उसका हेड। तो आप समझ सकते हो आईएसआई का हब है। इट्स अ हॉटस्पॉट ऑफ आईएसआई टेररिस्ट। ओके, यस। चलो मैंने बोल ही दिया, आई थिंक वी बोथ सेड द सेम थिंग एट द सेम टाइम। एनीवेज, दे आल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन बॉर्डर मैनेजमेंट, कम्युनिटी पुलिसिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग में भी काफी। एसएसबी का अभी क्या हुआ था कि एसएसबी का भी एक इंटेलिजेंस विंग था, उसको क्या कर दिया सरकार ने, इंटेलिजेंस विंग को मर्ज कर दिया आईबी के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मर्ज कर दिया। पहले क्या होता था, अक्षय कुमार नहीं, एक था इंडियाज मोस्ट वांटेड, वो था क्या नाम था उसका, अरे दैट बोनी कपूर का, अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर इंडियाज मोस्ट वांटेड। यस। ओके, तो एसएसबी जो है, ओके, एसएसबी जो है इंटेलिजेंस विंग, ऑलराइट, इंटेलिजेंस विंग उसका जो था पहले नेपाल बॉर्डर को सर्विलांस करता था, अब उसको आईबी के साथ जोड़ दिया गया। ओके, भाई ऐसा मत कहो, वर्स्ट मूवी एवर। एनीवेज, अब हम आते हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, आसाम राइफल्स। ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आसाम राइफल्स इज इंडियाज ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, एस्टैब्लिश इन 1835, बहुत पुराना है। उस समय होता क्या था, यहाँ समझो कि बहुत चैलेंजिंग लगा था ब्रिटिशर्स को। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, जब इट स्टार्टेड गोइंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, उसको बहुत चैलेंज हुआ था। मैंने बताया था हेड हंटिंग ट्राइब्स थे उस समय, नागालैंड गए थे, तो दे गॉट द शॉक ऑफ देयर लाइफ। एक नागालैंड में ऊपर में, नागालैंड में ऊपर में ना एक वो है, एक एक टॉप है, वहां पर ना बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। तो व्हेन द कैप्टन वेंट, जो वहां का जो कैप्टन था, वो जा रहा था, ऐसे देख रहा था आसपास की क्या है, एंड ही वाज सीइंग द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, एंड उसका गर्दन साफ हो गया, उसको पता भी नहीं चला। ये चीजें देखने को मिली थी। दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड। ओके, इफ यू गो टू नागालैंड एंड यू गो टू द हिल टॉप, तो वहां पर दिखता है बहुत सारे ब्रिटिश कैप्टन्स एंड ब्रिटिश मेजर्स का वहां पर टूम स्टोन है। ओके, टूम स्टोन्स हैं, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। तो आसाम समझो, आसाम राइफल का मतलब सिर्फ आसाम नहीं था माय फ्रेंड। आसाम स्टेट जो है उसमें पहले मेघालय भी आता था, आसाम स्टेट में अदर स्टेट्स भी आते थे, समझे। तो आसाम स्टेट इतना बड़ा था ना, कि उसको काउंटर करने के लिए बाद में ना ये अलग होने लगे। नागालैंड अलग बन गया आपका, ये मेघालय अलग बन गया। ओके,
and other parts of the other parts basically they started getting separated from Assam. आसाम का मतलब था इंटायर नॉर्थ ईस्ट एक समय. ओके. इनका मैंडेट क्या है असम राइफल का? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं. असम में जब उल्फा का इंसर्जेंसी था, एनएससी एनके वाला जो इंसर्जेंसी था, एनएससी एन अब तो के हो गया, बट एनएससी एन वाला जो इंसर्जेंसी था, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है जिसको टैकल करते हैं. बॉर्डर सिक्योरिटी, इंडो म्यांमार बॉर्डर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. म्यांमार बॉर्डर इज द रेफ्यूज of it provides refuge to insurgency groups like ulfa. It provides refuge to insurgency groups like nscn. It provides refuge to insurgency groups like people's liberation army of manipur, जो कि जिन्होंने वो त्रिपाठी जी, जो कर्नल त्रिपाठी का बताया था ना आपको मैंने, त्रिपाठी जी was killed with his entire family. तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पे जब बदला लेना था, तो आर्मी वाले गए थे म्यांमार के बॉर्डर के उधर, क्योंकि म्यांमार के नॉर्दर्न बॉर्डर पे सब अपने कैंप्स बना के रहते हैं. ओके. ओके. असम राइफल्स आल्सो कवर्स इलीगल इमिग्रेशन, ड्रग स्मगलिंग एंड अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स. इनका काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन भी चलता है. मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी को काउंटर करते हैं. इंडियन आर्मी के साथ वेरी क्लोजली दे वर्क, बिकॉज मैंने बताया था टैलेंट जो है, टैलेंट कहाँ से ड्रॉ होता है असम राइफल्स का? वो ड्रॉ होता है इंडियन आर्मी के थ्रू ही. ओके. इट इज द कर्नल्स ऑफ द इंडियन आर्मी हु बिकम डीआईजी. इट इज द ब्रिगेडियर्स हु बिकम आईजी. ओके. इन असम राइफल्स. और वो फिर अपना जो 3-4 साल 5 साल का टेन्योर काट के वापस आर्मी में जाके ज्वाइन कर लेते हैं इन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर और कर्नल. इनका ट्रेनिंग जो होता है जंगल वॉरफेयर में चलता है, काउंटर इंसर्जेंसी में चलता है, कन्वेंशनल ड्यूटीज भी सिखाई जाती है कि कैसे बॉर्डर गार्ड करना है. तो बहुत ही एक यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस जो है ये फेस करते हैं. इनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है. और आफ्सपा में दे वेर एट द फोरफ्रंट, दे बोर द ब्रंट ऑफ पब्लिक प्रेशर. ओके. चैलेंजेस एंड मॉडर्नाइजेशन, तो इनको ऑब्वियसली जैसे कि जो चैलेंजेस देखो सीएपीएफ में क्या है ना, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में, दोनों में चैलेंजेस सिमिलर है. सब लोग वो भूखे नंगे वाला कंसेप्ट है कि खाना टाइम पे नहीं आता है, अभी भी इंसास राइफल यूज कर रहे हैं, और बुलेट्स टाइम पे नहीं मिलते. ये चीज है, वो चीज है. अगर उद्धार हो रहा है सबका, तो सबका एक साथ ही अच्छा होता है. और अगर सब कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो बाजू वाला भी स्ट्रगल कर रहा है. दिस इज मोर और लेस व्हाट हैज बीन द कन्वेंशन. तो असम राइफल्स को अच्छे खासा मिल गया है, मॉडर्नाइजेशन मिल गया है. ओके. is are they supporting? They are not supporting per se. They are not supporting per se. I know what you are saying. मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, बट दे आर नॉट सपोर्टिंग पर से. उनको मैंडेट मिला है दोस्त. आसाम राइफल्स कोई वॉर लॉर्ड नहीं है. आसाम राइफल्स इज नॉट अ प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर. उनको एक मैंडेट मिला है कि पीस बनाओ मणिपुर में. अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, मैतीस को शक्ल में डाल रहे हैं या कुकीज को साइड कर रहे हैं, अब ये वहां पर जाके पता लगेगा. लेकिन आई डोंट थिंक दे आर टेकिंग एनी साइड्स, बिकॉज उनके पास क्या इंसेंटिव है भाई? बिहार का डीआईजी है और यूपी के लड़के हैं असम राइफल्स में, उनको क्या पता कुकी क्या कर रहा है, मैती क्या कर रहा है? तो जो उनको मैंडेट मिला है, जो ड्यूटी मिली है, वही कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भले ही सिंपथी कहीं हो आपकी, सिंपथी आपकी कहीं भी हो सकती है ना. यस, आई हैव सीन दैट वीडियो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. लड़ाई कर रहे हैं, ओके, बट आप देखो असम राइफल्स वाले बड़े कामली उनको हैंडल कर रहे थे. बहुत ज्यादा अपने आप को कामली हैंडल कर रहे थे, बिकॉज दे नो दैट इन द पीस प्रोसेस कोई साइड गुस्सा तो होगा ही ना. वी कैन नॉट लेट देम रन रैम्पेंट. ओके. दे हैव अ क्रिटिकल रोल इन नॉर्थ ईस्टर्न सिक्योरिटी, पीस कीपिंग एंड डेवलपमेंट रोल भी है इनका. ओके. एनएसजी पे आ जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. इनको ब्लैक कैट्स भी कहते हैं. तो ये देखो पूरे हेड टू टो ब्लैक कैट्स है ये कब स्टार्ट हुए थे? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ओके, एंड असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, अ नीड वाज फेल्ट. तो उसमें हुआ क्या था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में अनफॉर्चुनेटली हमें अकाल तख्त में हमें यस अकाल तख्त में हमें ये आर्टिलरी से अटैक करना पड़ा था, जिससे ऑलराइट, जिससे प्रॉब्लम आई थी, जिससे बहुत ज्यादा जो सिख सेंटिमेंट है वो हर्ट हो गया था. ठीक है. यस. तो
ये क्यों बना था, यहाँ देखो बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसका जो क्रिएशन था, इट वाज अ रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर अ फोर्स विच वाज केपेबल फॉर रिस्पॉन्डिंग स्विफ्टली एंड इफेक्टिवली टू सीरियस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म। आपको याद होगा एक अक्षरधाम पे अटैक हुआ था, और उसमें अक्षय खन्ना की एक अभी रिसेंटली वो भी आया था वेब सीरीज। तो अक्षरधाम वाला जो था, उसमें भी दे वर एट द फोरफ्रंट, एनएसजी कमांडोज को बुलाया गया था। इनको 26/11 में एनएसजी कमांडोज को बुलाया गया था। ठीक है, ऑलराइट। So इनका जो डिजाइन, इट इज दे आर डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू हाईजैकिंग। तो कांधार का जो हुआ था हाईजैकिंग, हाईजैकिंग वाज वेरी कॉमन बाय द वे। इट स्टार्टेड इन द 1970s, बड़ा मेनेस था। उसमें आपको 71 में बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, लॉट मेनी पाकिस्तानीज इन द 70s दे यूज्ड टू हाईजैक। पहले क्या होता था ना एयरपोर्ट पे, यू लिटरली कैन गो इनसाइड। मान लो कि मैं मैं जा रहा हूँ प्रियांश के साथ, और प्रियांश को छोड़ने जा रहा हूँ। अभी क्या है कि एयरपोर्ट के बाहर आप वेट करो, बाय कर दो, दैट्स इट। पहले क्या होता था, टारमैक तक जा सकते थे, एरोप्लेन के अंदर तक जाके बैठ सकते थे, ओके, बाय बाय बोल के। और जब प्लेन जैसे ट्रेन होती है ना, वैसे प्लेन होता था, जैसे ट्रेन होती थी वैसे पहले प्लेन होता था। तो इट बिकेम अ मेनेस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे, ओके, दे बिकेम अ मेनेस इन द 1970s। मतलब ले दे के हर दिन एक पाकिस्तानी एयर इंडिया का फ्लाइट लेके कराची पहुंच जाता था, बोलता था कि हाईजैक कर दिया, चलो भाईजान कराची उतार दो। ऑलराइट, तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम था। देन द कनिष्का बॉम्बिंग हैपन, कनिष्क बॉम्बिंग। कनिष्क जो था एक एयर इंडिया का बड़ा प्लेन था, ऑलराइट, एंड इट वाज ब्लोन ऑफ द कोस्ट ऑफ आयरलैंड। कनाडा जा रहा था और आयरलैंड के कोस्ट पे उसको खालिस्तानियों ने उड़ा दिया था। दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज है नीरजा भनोट वाला, देखा है आपने? नीरजा करके एक मूवी, हाँ मैं वही बोल रहा था, नीरजा भनोट वाला। देन कांधार IC-814 जो था आपका, कांधार में जो हाईजैकिंग हुई थी जो उसकी, जिसमें डोवाल साहब गए थे। तो ये सारी जो चीजें हैं उसके लिए भी एनएसजी को तैयार किया गया है। ओके, उनके जो ट्रेनिंग चलती है, मॉक ड्रिल्स, कभी देखा, कभी मॉक ड्रिल्स आपने देखा तो उसमें देखोगे, मॉक ड्रिल्स जो है उसमें देखोगे तो वो प्लेन जो आउट ऑफ कमीशन प्लेन होता है ना, उसमें प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे 5 मिनट के अंदर न्यूट्रलाइज करना है हाईजैकर। ओके, ये सारी चीजें मॉडर्न चैलेंजेस है ना, मॉडर्न चैलेंज बोलते हैं ना, वो मीम है ना, मॉडर्न चैलेंजेस रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो यही है, ओके, यही है मॉडर्न सॉल्यूशन, दैट इज द एनएसजी। होस्टेज सिचुएशन, बॉम्बिंग्स वगैरह उसको टैकल करते हैं। और एनएसजी को ना एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए रखते हैं। दे आर नॉट मेंट टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्स, इस चीज को याद रखना। दे आर हाईली ट्रेन्ड कमांडोज, दे आर नोन एज द ब्लैक कैट्स, and they undergo rigorous training, and they are capable of dealing with any kinds of threats. इनका दो प्राइमरी कंपोनेंट होता है, एक होता है SAG एंड द सेकंड इज द SRG। SAG क्या होता है? स्पेशल एक्शन ग्रुप। और ये जो है मेनली इंडियन आर्मी से लोग आते हैं। एक अभी था ना पठानकोट में बॉम्ब डिस्पोजल में मारे गए थे, एक कनाडिगा थे, कनाडिगा SPG कमांडो, ही वाज अ लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन, यस, एंड ही वाज किल्ड इन अ पठानकोट में जो बॉम्ब था, यस, पठानकोट में बॉम्ब था, एंड ही हैड अ वेरी स्मॉल किड, आई स्टिल रिमेम्बर। तो ये सारे जो इंडियन आर्मी से इनको बुलाया जाता है और टैलेंट जो है यहाँ पर दिया जाता है। और उसके बाद SRG होता है, स्पेशल रेंजर ग्रुप। और ये जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से आते हैं। और SRG का काम क्या होता है? VIP सिक्योरिटी, ठीक है, मोदी जी की सिक्योरिटी होगी SPG के साथ। SPG अलग होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। उसको बनाया गया था आफ्टर इंदिरा गांधी, ओके, इंदिरा गांधी वॉज किल्ड। तो ऑलराइट, एंड राजीव गांधी वाज आल्सो किल्ड। तो इसको देख के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को ज्वाइन कर देख के, यस, SRG में जा सकते हैं, IPS ऑफिसर्स भी जा सकते हैं, ओके। और वहां पर आपको VIP सिक्योरिटी हैंडल करना है और आपको सपोर्टिंग रोल प्ले करना है SAG में। एंड देयर वाज दिस मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, इफ यू गाइज रिमेंबर, ही वाज मार्टेड ऑन 26/11। तो दो है, SAG है और SRG है। बहुत एडवांस ट्रेनिंग इनको मिलती है अर्बन वॉरफेयर में, बॉम्ब डिस्पोजल। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन जो है, who died in, unfortunately, who died in that Pathankot वाला bombing disposal में, all right। तो he was a expert bomb disposer। then martial arts में इनको सिखाया जाता है, combat shooting सिखाया जाता है। तो they are basically trained on the pattern of सायारत मटकल। नाम सुना है सायारत मटकल के? हु आर दी सायारत मटकल?
यस, इजरायली डिफेंस फोर्सेस वाले, तो जैसे सायरत मटकल्स की, देन देयर इज स्पेशल फोर्स कॉल्ड दी स्पेट्सनाज। इन सब के पैटर्न पे इनको सिखाया जाता है। स्पेट्सनाज इज अ रशियन, यस, रशियन फोर्सेस। तो ये इनके पैटर्न पे इनको सिखाया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है। एंड दे हैव बीन गिवन स्टेट, इनका इक्विपमेंट लाजवाब माशाल्लाह। इनका इक्विपमेंट देखोगे तो बड़ा एक इनका आर्मरी है, इसमें टैबोर गन, इनके पास बेस्ट अमेरिकन राइफल, स्नाइपर राइफल सब मिलता है इनको। तो इनको कभी दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज ये छोटी फोर्स है, समझो। व्हेन यू आर मेकिंग अ स्मॉल फोर्स, जो सपोज 100 to 1000 पीपल, तो इनको आर्म करना आसान है। इनको आप थोड़े से बजट में बहुत अच्छा आर्म कर सकते हो। लेकिन सीआरपीएफ लाखों लोग हैं, उनको राइफल्स देनी है, उसके लिए बड़ा बजट चाहिए, वहां दिक्कत आती है। आई थिंक रंजन इज ऑल्सो करेक्ट कि सिंस इनको नेता की भी सिक्योरिटी करनी है, तो नेता लोग जो है अपनी सिक्योरिटी से, यस, उजी वगैरह, उजी क्या होता है, उजी पता है व्हाट इज उजी? उजी इज अ पर्सनल डिफेंस वेपन, पीडीडब्ल्यू है। ओके, पर्सनल डिफेंस वेपन, इसका मतलब क्या है कि कुछ मीटर तक ही, यस, मीटर तक ही वो इम्पैक्ट हो सकता है उसका। ऑल राइट, यस। चैलेंजेस क्या है? हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशंस, रैपिड रिस्पॉन्स टू टेरर इंसिडेंट्स, न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म आ रहा है, जो हमने देखा 26/11 में मुंबई पे जो टेरर अटैक्स हुए थे। यस, क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, उजी हो गया। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द MP5, दैट इज ऑल्सो क्योंकि सब जो आईजीआई खेले हैं सबको पता होगा। ऑलराइट, ऑलराइट, मॉडर्नाइजेशन इनका काफी अच्छा होता है, स्मॉल फोर्स है, स्मॉल नंबर्स है। ऑलराइट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे अपना, जो लास्ट टैकल करना है, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो इसमें दो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, आईबी रहता है, रॉ रहता है। उसके बाद इसमें एमआई भी हम डाल सकते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस, लेकिन ये ओवरऑल आर्मी के ही कंट्रोल में रहते हैं। ओके, एमआई के लोग आपको याद होगा, देयर वाज दिस लेफ्टिनेंट कर्नल, क्या नाम था, जो वो राइट विंग टेररिज्म वाले केस में फंसे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल समथिंग कुछ नाम था उनका, पुरोहित, यस यस, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित फंसे थे। तो वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे, लेकिन एमआई जो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, वो बेसिकली ओवरऑल कंट्रोल ऑफ आर्मी के अंदर रहता है। और ये जो आईबी वगैरह है, ओके, आईबी आईबी वगैरह जो है, ये अलग है। ऑलराइट, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल में आता है। तो फॉर्मेशन एंड बैकग्राउंड इंटेलिजेंस ब्यूरो इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एजेंसीज। इट इज नॉट इंडियाज ओल्डेस्ट एजेंसी, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एजेंसी। अब आईबी के लोग के बारे में बताता हूँ आपको। तो इन दी 19th सेंचुरी दे यूज टू डू रिकॉग्निसेंस इन तिब्बत। तिब्बत में रिकॉग्निसेंस करके आते थे, मंक्स बन के चले जाते थे। क्या करते थे? मंक्स बन के चले जाते थे। एंड दे यूज टू गो टू तिब्बत में मंक्स बन के, कि मैं लहासा जा रहा हूँ, और वहां पर पूरा रेकी करके आ जाते थे फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड देन, सॉरी, नॉट द ब्रिटिश, द क्राउन, ओके, जो आपका ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, उनके लिए। एंड ऐसा ही चलता रहता था। दे यूज टू गो टू म्यांमार, म्यांमार में जाके पूरा रेकी करके आ जाते थे। तो पहले क्या होता था, आईबी के पास बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का इनके पास मैंडेट था। बट व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली कि फिर बाद में 62 का जो फेलियर हुआ था, उसके बाद अलग करके रॉ बना दिया गया था। देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड आर एन काओ। आपने पढ़ा होगा काउ बॉयज, यस। तो आर एन काओ जो है, उनके अंडर में एक नया विंग बनाया गया जिसको रॉ बोलते थे। आईबी के पास पहले दोनों मैंडेट होता था, द एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एंड द इंटरनल इंटेलिजेंस। ऑलराइट, एंड आईबी जो है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज रीकास्ट एज द सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो इन 1947। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी जो है वो हेड करते हैं इसको। एंड इनका जो, अच्छा, एक बात बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। पता है हु इज द फर्स्ट पुलिस मैन ऑफ इंडिया? कैन यू गेस? हु इज द फर्स्ट, द सीनियर मोस्ट पुलिस मैन ऑफ इंडिया एट द रैंक ऑफ अ फुल जनरल? एंड द आंसर इज डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो इज द सीनियर मोस्ट पुलिस मैन विथ अ रैंक ऑफ अ फुल जनरल। बाकी के जो होते हैं वो डीजीपी होते हैं, सबसे सीनियर रैंक क्या होता है? डीजीपी होता है। तो दे आर मतलब लोअर ग्रेड के जनरल्स होते हैं। यस, प्रॉपर 4 स्टार जनरल कोई है तो वो है डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। द फर्स्ट पुलिसमैन इनको बोला जाता है। द फर्स्ट पुलिसमैन ऑफ द कंट्री इज द डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो,
अभी आई थिंक देयर इज द डीआईबी इज आईपीएस डेका, आसाम कैडर के हैं। एंड मैंने बताया था व्हेन ही वाज वर्किंग इन आसाम एज एन आईबी मैन, तो इनके घर को उल्फा वालों ने उड़ा दिया था। बड़ा इनका जो एंसेस्ट्रल होम था, उनको उन्होंने ये आईईडी से उस घर को उड़ा दिया था। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो क्या करता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ओके, काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलाता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है कश्मीर में। ह्यूमेंट, इनका जो ह्यूमेंट था दैट वाज नेक्स्ट टू नो वन। मैंने आपको बताया था ना, कश्मीर में अगर तुम निकल जाओ रात को यूरिनेशन के लिए, सुसु करने के लिए निकल जाओ, तो आईबी वालों को पता रहता था, आर्मी वालों को बता देते थे कि तुम रात को 9 बजे अपने घर से कश्मीर में तुम निकले थे पेशाब करने। दैट्स हाउ गुड ह्यूमन ऑपरेशन ऑफ आईबी वाज इन कश्मीर, ओके। एंड ये कारगिल में भी इन्होंने 97 में दोस्त बता दिया था कि कारगिल में कुछ होने वाला है। आप अगर पढ़ोगे जो आफ्टर आफ्टर कारगिल जो रिव्यू कमेटी बैठी थी, ओके, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट एक रिव्यू कमेटी बैठी थी, आई विल सेंड द डॉक्यूमेंट, आई हैव दैट डॉक्यूमेंट विथ मी। उसमें 98 में, सॉरी 1998 में ही शेखातकर कमेटी, डीबी शेखातकर कमेटी, ओके, आई थिंक यस, तो 1998 में जो है आईबी के ऑफिसर, अगस्त की बात मैं बता रहा हूँ, 1 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि कारगिल में हो रहा है। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, आईबी के साथ क्या इशू है ना, दे डू नॉट हैव एग्जीक्यूटिव पावर, दे कैन ओनली पास ऑन इंटेलिजेंस, ये याद रखना। आईबी इंटेलिजेंस फेलियर कभी नहीं होता है, एग्जीक्यूशन फेलियर होता है। आईबी हर चीज बता देती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो हर चीज बता देती है पहले आपको, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जीक्यूट करने वाले की तरफ से लैकलस्टर बिहेवियर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे नक्सल्स आर देयर एट दिस कोऑर्डिनेट, आईबी इतना बताएगी, आईबी आपके लिए जाके काम नहीं कर देगी। आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो आपके लिए जाके नक्सल्स को मार नहीं देगी, वो काम है स्टेट पुलिस का, सीआरपीएफ का, ये चीज आप समझो, ओके। तो आईबी हमेशा ब्लेम की जाती है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग, बिकॉज आईबी का काम है इंटेलिजेंस देना। आईबी का काम ये नहीं है कि आपके लिए जाके वो टेररिस्ट मार दे, टेरर, क्योंकि उसके पास मैंडेट नहीं है। आईबी का काम क्या है, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एनालिसिस एंड देन पास ऑन द इंफॉर्मेशन, ओके। यस, बाय द वे बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है 1982 में व्हेन द सिख इंसर्जेंसी वाज एट इट्स पीक, उस समय इंदिरा गांधी को बता दिया गया था, इंदिरा गांधी को बता दिया गया था कि आप जो आपके सतवंत सिंह और बेअंत सिंह हैं आपके बॉडीगार्ड्स, दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड, दे हैव लिंक्स, ओके, दे हैव लिंक्स, ओके, दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे हैव लिंक्स। तो इंदिरा गांधी ने पता है क्या बोला था, इंदिरा गांधी सेड दैट आई नो, बट since there are elections going on and it will reflect poorly, this can become a national issues। तो यहां पर देखो आईबी का एक चीज है, दैट इंटेलिजेंस ब्यूरो कैन नॉट डू द वर्क फॉर यू, ये प्रॉब्लम आती है आईबी के साथ में। इनका नेशन वाइड नेटवर्क है, तो होता क्या है, देर इज अ यहाँ पर आपका दिल्ली में ऑफिस है इनका, आईबी का ऑफिस होता है, वहां पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ब्रांचेस। तो जैसे कि एंटी नक्सल विंग होता है, पाकिस्तान डेस्क होता है, चाइना डेस्क होता है, ओके, जो चाइना बॉर्डर पे इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पे एंटी नक्सल विंग होता है। देन देर इज अ जिहादी डेस्क, जहां पर जो जिहादीज वगैरह को देखते हैं। एंड देन उसके बाद वीआईपी सिक्योरिटी, एंड देन देर इज अ पॉलिटिकल डेस्क। आपको पता है विच इज दी विच इंडिया का बेस्ट पॉलिटिकल एनालिसिस कौन करता है, एबीपी न्यूज करती है कि टाइम्स नाउ करती है, कैन यू टेल मी विच ऑर्गेनाइजेशन डज द बेस्ट पॉलिटिकल एनालिसिस? आपको सीट्स एग्जैक्ट कौन बताएगा, सीट्स एग्जैक्ट कौन बताएगा कि इतना ही सीट आना है? द आंसर इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, द आंसर इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो वो रहता है, पॉलिटिकल डेस्क रहता है, उसके पास सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है, एग्जैक्ट सीट। ये हुआ था 1977 में, 1977 में इंदिरा गांधी वाज टोल्ड बाय द आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट आपका जो है आप हारने वाली हैं। और उनके जो साइको फैंस थे, साइको फैन का मतलब समझते हो, जो खुशामदीद करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जो जो इनर सर्कल था, वो बोल रही इंदिरा गांधी इज गोइंग टू विन अ मैसिव मैंडेट। यस, चमचे जो होते हैं, चमचे जो है वो बोल रहे थे इंदिरा गांधी को, मैम यू आर गोइंग टू विन अ मैसिव मैंडेट। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बोला था मैम एक सीट नहीं आएगी आपकी बिहार में, बिहार और यूपी साफ है, राजस्थान में आप हारने वाली है। एंड हुआ यही, मैसिव मैंडेट वेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी और वो हार गई, ओके। नहीं,
एफिलिएशन नहीं चेंज करते, दे आर द सरकारी नौकर, ये समझो। सरकार एफिलिएशन होता ही नहीं है उनका। कल को अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो आईबी राहुल गांधी के अंदर काम करेगी। ऐसे होता है, अफिलिएशन कभी नहीं होता है उनका। जो उनको डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूट करता है। उनको नहीं मतलब है कि कांग्रेस है कि बीजेपी है सरकार में, ये सब चीज समझो आप। उसके बाद आईबी जो होता है उसका हेड ऑफिस है दिल्ली में। उसके बाद देन देर आर एस आई बीज। व्हाट आर एस आई बीज? एस आई बी इज नॉट नॉट द बैंक, एसबीआई नहीं, एस आई बी इज स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो यूनिट। हर स्टेट में, हर स्टेट में एक एसआईबी होती है। देन देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो यूनिट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है। ओके, तो ऐसे चलता है उनका। और उनका जो ऊपर से स्टार्ट होता है, देयर इज अ डीआईबी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। देन देयर आर ये स्पेशल डायरेक्टर्स, 4 एसडी होते हैं, 4 स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं जो चारों एरिया को मैन करते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर के नीचे आते हैं आपके जॉइंट डायरेक्टर्स। जॉइंट डायरेक्टर्स के नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर्स। डेप्यूटी डायरेक्टर्स के नीचे आपके आ गए असिस्टेंट असिस्टेंट डायरेक्टर्स। असिस्टेंट डायरेक्टर्स के नीचे आपका डीसीआईओ। डीसीआईओ के नीचे आ गया आपका एसीआईओ 1 और एसीआईओ 2, जिसका भी आपने फॉर्म भरा होगा। ओके, और एसीआईओ 2 जो हैं वो मैन करते हैं डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को। ओके, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के हेड होते हैं डीसीआईओ। ये समझो कैसे होता है, डीसीआईओ जो है वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स के हेड होते हैं और उनके अंडर में एसीआईओस काम करते हैं। जो स्टेट यूनिट होता है, जो स्टेट यूनिट होता है उसका हेड होता है डीडी या जेडी, ज्वाइंट डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर, डिपेंडिंग अपॉन कितना इंपॉर्टेंट स्टेट है। अब जैसे कि स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपको बड़ा एसआईबी है क्योंकि वहां पर ज्यादा थ्रेट परसेप्शन है, तो जेडी मैन करेगा। कोई छोटा स्टेट है जहां पर थ्रेट उतना ज्यादा नहीं है, गोवा वगैरह, तो वहां पर डीडी रहता है जो एसआईबी, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो को हैंडल करता है। और उसके बाद जेडी एएक्स जो है, जो आपका एडिशनल डायरेक्टर और जो स्पेशल डायरेक्टर और डीआईबी, ये तीनों आपका दिल्ली में बैठते हैं एंड कोऑर्डिनेशन वैसे ही होता है। ऑलराइट, इनका पॉलिसी वगैरह में भी एडवाइजरी रोल है। तो पॉलिसी में एडवाइजरी रोल कहां पर था, सबसे एग्जांपल दे सकते हो एनजीओज में। इफ यू गाइज रिमेंबर, इंडिया की जो एनजीओ पॉलिसी बनी थी, जहां पर हमने तीस्ता सेतलवाद को पकड़ा था, जहां पर हमने बहुत सारे, ऑलराइट, बहुत सारे लोगों को पकड़ा था, तो वो आईबी की रिपोर्ट पे पकड़ा था, जहां पर ये पता चला था कि मेजोरिटी ऑफ द एनजीओज आर जस्ट शेल कंपनीज, जो ब्लैक मनी को वाइट करना और फॉरेन फंडिंग जो है उसको उठाती है। एफसीआरए का लाइसेंस लेना है, अगर आपको एफसीआरए का लाइसेंस लेना है तो आईबी से परमिशन लेनी होती है। आईबी आपके घर आती है, परमिशन आपको, बैकग्राउंड चेक करती है। जज बनना है, अभी एक जज थे जो समलैंगिक थे, मतलब ही वाज ए होमोसेक्सुअल, तो आईबी ने मना कर दिया था। आईबी सेड दैट हिज बॉयफ्रेंड इज अ स्विस नेशनल। तो जज का कभी भी, जज का एक्सेप्टेंस, द गवर्नमेंट नेवर एक्सेप्ट्स अ जजेस कॉलेजियम्स, कॉलेजियम जो है उसका रिकमेंडेशन तब तक एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक आईबी बैकग्राउंड चेक नहीं कर देती है। यस, तो ये काम है आईबी का। आईबी का प्रॉब्लम्स क्या क्या है? रिसोर्स क्रंच। आईबी का जो रिसोर्सेज है बहुत बेकार है। अगर आप देखो तो उनका जो बजट है बहुत कम है, रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आईपीएस को रिटेन नहीं कर सकते ये। हायर पोजीशन पे आईपीएस का क्या होता है, समझो व्हाट हैपेंस विद आईपीएस ऑफिसर्स। अपने डिस्ट्रिक्ट में इसके पास 20 गाड़ी रहता है, 20 कार्स। एक कार उसके फादर इन लॉ के घर पे रहती है, एक कार उसके वाइफ को स्कूल छोड़ने जाती है, या जहां पर भी वाइफ काम कर रही है, हॉस्पिटल में काम कर रही है, हॉस्पिटल में लगा रहता है। इनको 100 लोगों का घर पे इनको लाव लश्कर मिलता है। एक आदमी सिर्फ पैर में मसाज कर रहा है, एक आदमी कपड़े धो रहा है। लेकिन जब वो आईबी में आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो सर्वेंट हो जाते हैं। यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर एकदम कॉर्पोरेट टाइप का इनका लाइफ हो जाता है। उसके चलते 2013 की एक रिपोर्ट है जहां पर यह देखा गया कि 50% of intelligence bureau's senior posts are empty because no IPS is ready to come to IB। तो यहाँ पर क्या है कि अगर IB में आप सीनियर पोजीशन पे आते हैं तो एक कार मिलती है, वो भी आपको सिर्फ ऑफिस ड्रॉप करेगी, आपके घर का काम नहीं करेगी।
और आपको कोई आदमी नहीं मिलता है, ऑलराइट, स्टाफ कुछ नहीं मिलता है, सब काम आपको अपने करना है। एक 4 बेडरूम का, 5 बेडरूम का, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक आपको एक घर मिल जाता है, एंड दैट्स प्रिटी मच इट, सैलरी मिलती है। इसके वजह से इसके वजह से प्रॉब्लम क्या है कि आईपीएस जो है वो छोड़ के भाग जाते हैं अपने स्टेट। वहां पर 20 गाड़ी, 25 गाड़ी और 100 आदमी मिलता है, प्लस करप्शन का भी एक एंगल है जहां पर आप वर्क कर सकते हो, बट नॉट एवरी आईपीएस इज करप्ट, दैट्स द थिंग। यस, लो प्रोफाइल इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। अभी हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड वाज, ACR 2 का रिजल्ट आया था। पता है गधे ने क्या किया, गधे लोगों ने, दे वेंट टू फेसबुक एंड सेड कि मेरा आईबी में क्लियर हो गया ACR 2 में। ये हुआ था, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया बड़ा बड़ा फोटो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बड़े बड़े फोटो निकाल दिए कि ये मेरा लड़का है, आईबी में सेलेक्ट हो गया, वाह। एंड दे कैन नेवर बी सेंट टू द फील्ड्स अगेन, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, ऑलराइट। वो आता है ना एक ये अपना बनिया समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, उसमें डाल दिया हमारे होनहार लड़के ने आईबी का एग्जाम क्रैक किया है। सो दे कैन नेवर बी सेंट एज फील्ड ऑफिसर्स, दैट्स द इशू, ऑलराइट। उसमें भी है कि कोई शादी करेगा, ये मेरा लड़का है, अभी ACR 1 में काम कर रहा है, यहाँ पर इसकी पोस्टिंग है, 90,000 की सैलरी है, ऑलराइट। तो यही प्रॉब्लम है, सेंसिटाइजेशन नहीं है इन द न्यू रिक्रूट्स, ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम है रिसोर्स क्रंच, बहुत तगड़ा है इनके पास। इनका जो बजट है, आई थिंक इट इज क्लोज टू 3,000 करोड़, विच इज लेस देन रॉ। रॉ जो है, इट्स अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू आईबी। रॉ इज अ, मतलब लगा लो कि 10% में नहीं होगा आईबी का, बट रॉ गेट्स मोर मनी कंपेयर टू आईबी। ओके, देन अब आ गया रॉ। ओके, रॉ वाज मेड, तो क्या हुआ था 62 वॉर में, आईबी के पास दोनों मैंडेट थे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, अच्छा पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ डू वी पैरेलल एसआईबीज विद स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। देखो, काम अलग है स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का, और एसआईबी का काम पूरा अलग है। एसआईबी थोड़ा बड़े मैंडेट, ब्रॉडर मैंडेट के साथ काम करती है, लेकिन जो आपका स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, पेटी क्राइम्स, मर्डर्स, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता है, समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग। एसआईबी का काम है नक्सल्स को ट्रैक करना, जिहादीज को ट्रैक करना। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वो भी काम करती है, लेकिन उसका मैंडेट जो है वो थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग से ज्यादा है। ओके, ठीक है। अब आईबी के पास दोनों मैंडेट थे, व्हाट आई एम सेइंग, 1962 के पहले। और इसमें हुआ क्या था कि 62 में और 65 को बोला गया था आईबी का इंटेलिजेंस फेलियर, और इंटेलिजेंस फेलियर के चलते 68 में फाइनली RN काव नाम का एक वेरी लेजेंडरी ऑफिसर, उनको बुलाया गया और उनको बोला गया कि आप आईबी से अलग हो जाओ, एंड यू फॉर्म अ न्यू यूनिट, और उसको बोला गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और इनको बोला गया कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो इंडिया का इंटेलिजेंस है आप उसको देखो। तो काव जो फर्स्ट फ्यू पीपल थे जो जिन्होंने रॉ ज्वाइन की थी, उनको बोला जाता है काव बॉयज। काउ बॉयज, वाई काउ बॉयज, बिकॉज RN काउ के अंडर में वो काम करने गए थे। ओके, सो यहां पर क्या था इनका, व्हाट वाज देयर मैंडेट। इनका मैंडेट था कि इंडिया के फॉरेन इंटेलिजेंस को हैंडल करना, ओके, और डेवलपमेंट को हैंडल करना। क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो होता क्या है, व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब आप रॉ में जाते हैं तो यू आर पोस्टेड एज अ कवर, एज अ डिप्लोमैट। तो कनाडा में, यूएस में, रशिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, ऑल द कंट्रीज विच आर ऑफ रेलेवेंस, वहां पर रॉ का स्टेशन चीफ होता है। और वहां पर रॉ के 3-4 लोग होते हैं, ओके, जो वहां पर इंटेलिजेंस का गैदरिंग का काम करते हैं, एंड दे आर गिवन अ कवर एज अ डिप्लोमेट। उनको थर्ड सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी बनाया जाता है, और उनको सैलरी जो है वही मिलता है। ओके, मतलब वही वाली सैलरी उनको दी जाती है, और उनको वही स्टेटस दिया जाता है। और उनको बेवकूफ बनाने के लिए उनको कल्चरल अटैचे, पॉलिटिकल अटैचे, ये नाम दे दिया जाता है। लेकिन इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम यही होता है। पकड़ाए हुए हैं पहले, बीच में अभी एक आपको मैंने बताया था ना, माधुरी गुप्ता वाला केस पाकिस्तान के साथ हुआ था, जहां पर एक इंडियन सेकंड सेक्रेटरी ने ISI को सारा डॉक्यूमेंट भेज दिया था, तो वहां के रॉ स्टेशन चीफ का नाम भी दे दिया था। उसी तरीके से इंडिया में भी आप US एम्बेसी में CIA स्टेशन चीफ होता है, लेकिन वो खुले होते हैं।
हम कवर में जाते हैं, वो खुले बोलते हैं कि हम भाई सीआईए स्टेशन चीफ हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ दो। उसके बाद रशियन एम्बेसी में भी एफएसबी का, ऑलराइट, एफएसबी का आपको मिल जाएगा स्टेशन चीफ। उसके बाद एमआई 6 का, ऑलराइट, एमआई 6 का भी स्टेशन चीफ आपको ब्रिटिश हाई कमीशन में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो देखता है, बेसिकली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखता है। अगर इंडियन डायस्पोरा को प्रोटेक्शन देना, इंडियन डायस्पोरा को देखना कि उसका जो, उस पर कोई आंच नहीं आ रही है, ऑलराइट, ये सारी चीजें इंडिया बाहर में, जैसे बाहर में क्या होता है, पाकिस्तान स्पेशली, वहां पर कॉन्स्पिरेसीज बनती है इंडिया के अगेंस्ट, उसको ट्रैक करना ये रॉ का काम है। नहीं, एफएसबी खुले में नहीं, एफएसबी ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट खुले में कहती है कि मैं सीआईए स्टेशन चीफ हूँ इज द यूनाइटेड स्टेट्स। वो बोलेगी कि भाई मैं हूँ सीआईए स्टेशन चीफ तुम्हारा, जो उखाड़ना है उखाड़ दो, और मैं तो रहूंगा यहाँ पर। ओके, उनका काम है काउंटर एस्पियोनाज, काउंटर टेररिज्म। अभी आप देख रहे हो अननोन मैन आर किलिंग इंडियाज एनिमीज इन पाकिस्तान, कौन कर रहा है? रॉ ही कर रहा है। okay? स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी देखती है, ओवरऑल इनका मैक्रो व्यू रहता है, जैसे आईबी का माइक्रो व्यू रहता है। आईबी जो है वो इंटेलिजेंस, माइक्रो इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है फ्रॉम इनसाइड द कंट्री, वेर एज रॉ जो है, जैसे कि श्रीलंका में, श्रीलंका में देखना कि चाइनीज इन्फ्लुएंस नहीं जा रहा है, मालदीव्स में एक फेवरेबल गवर्नमेंट कैसे आ सकती है, बांग्लादेश में हम शेख हसीना को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज शी इज अ प्रो इंडिया लीडर। ओके, ये सारी चीजों, अरे भाई भाई मतलब, अरे क्या ही बोलूंगा, छोड़ो। एनीवेज, अब ग्लोबल नेटवर्क, ऑलराइट, ग्लोबल नेटवर्क रॉ का है। रॉ जो है वो दूसरे कंट्री में भी रॉ जो है वो एक्टिव है। सऊदी अरेबिया, वहां पर भी इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है, प्लस वहाँ वहाबिज्म इज वेरी एक्टिव, तो वहां पर भी रॉ जो है अपना स्टेशन चीफ रखती है। वहाँ के जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, वहां पर हमारे एसेट्स हैं, और उनको क्या किया जाता है, जनरली रॉ हेल्प करती है बिजनेस सेटअप करने में, और उसके बदले, उस हेल्प के बदले वो हमारे एजेंट बनते हैं लाइफ लॉन्ग। ऑलराइट, ठीक है। इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन भी करती है डीआईए के साथ, सीआईए के साथ, बाहर के इंटेलिजेंस के साथ भी करती है, मोसाड के साथ भी करती है। ओके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है, जॉइंट ऑपरेशंस करती है ये। ट्रेनिंग होती है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, कि यहाँ पर इनका बताता हूँ आपको, इनका एयर विंग है, और वो एयर विंग क्या करता है, एयर विंग सिग्निट, सिग्नल इंटेलिजेंस, ओके, सिगेंट करके जो होता है सिग्नल इंटेलिजेंस, उसके लिए होता है। तो रॉ का जब वो होता है, वो जनरली सिग्नल इंटेलिजेंस यूज करके पाकिस्तान में डिटेक्ट करता है। तो जब बालाकोट स्ट्राइक्स हुए थे, तो उसके पहले रॉ का जो प्लेन है, जो बहुत ही ज्यादा, ऑलराइट, बहुत ही ज्यादा एवैक्स वगैरह से सिमिलर होता है, बट नॉट एग्जैक्टली एवैक्स। तो रॉ का ही प्लेन ने बताया था कि बालाकोट में ये इस जगह पे, ओके, यू हैव टू स्ट्राइक। पहले रॉ गई थी, उसके बाद एयरफोर्स जाके उन्होंने सेकेंड यूज करके रॉ का उन्होंने अटैक किया था। देन जियो स्पैशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब यूज करते हैं। ओके, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, ग्लोबल जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप, प्लस यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट्स, दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट्स, बिकॉज इनका इतना ओपेक है, ऑलराइट, इतना ओपेक इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, दैट यू डोंट नो कि किसको आप कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं रिक्रूट। और दूसरी चीज है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिबॉचरी ऑल्सो दैट हैपेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिबॉचरी दैट हैपेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लोजेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा खूब है, दबा के है, दे गेट स्पेशल फंड, एज एज एजेंट्स आपको एक्सेस मिलता है 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना आपको नीड होती है, तो उसके थ्रू लग्जूरियस लाइफ होता है, डिबॉचरी होती है, तो ध्यान भटक जाता है। जो आपका मकसद है उससे क्या होता है, ध्यान भटक जाता है। आप जाते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, लेकिन वहां पर वाइन एंड डाइन, 5 स्टार होटल, इसी में आपका दिमाग ज्यादा चलने लगता है। ओके, देन उसके बाद रॉ जो है उसको बहुत ही ज्यादा एक अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना होता है, बिकॉज जैसे हमने देखा था, वेरी गुड, मैं यही बोलने वाला था, नेपाल का मैसेकर था, उसमें रॉ वालों को सबसे पहले बोला गया कि रॉ वालों ने कराया है। तो रॉ पंचिंग बैग है फॉर अदर कंट्रीज, श्रीलंका के लिए पंचिंग बैग है, पाकिस्तान के लिए पंचिंग बैग है। रा की साजिश वो बोलता है ना, वो चौधरी, क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी, तो ही सेज राइट, रॉ की साजिश है। तो दैट्स व्हाट बेसिकली रॉ जो है उसको बहुत ही क्लैंडस्टाइन वे में, सीक्रेट वे में काम करना होता है। ऑलराइट, उनका अलग कैडर होता है, रास, ओके, रास कैडर होता है इनका। एंड व्हेन आईपीएस गो टू रॉ,
वो उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है रास कैडर में। नॉट, इट्स नॉट राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इट्स द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रहता है। ओके, वो उसको बोला जाता है। तो इनका रहता है प्री एम 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 थ्रेट्स को बताना। कोई भी प्लानिंग हो रही है पाकिस्तान में, चाइना में, कहीं भी प्लान हो रहा है, म्यांमार में, इंडिया के सिक्योरिटी अगेंस्ट, उसका प्री एम थ्रेट्स को है ना, उसको बताना होता है ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। ऑलराइट, यू कैन गो फॉर डेप्यूटेशन जनरली, बहुत, लेकिन बहुत कम रहता है, बहुत ज्यादा कम उसमें वैकेंसीज रहती है। अगर मिल जाए तो इट्स लाइक वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एनआईए पे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2009 में बनी थी पोस्ट दी 26/11 मुंबई अटैक। इट वाज क्रिएटेड एज अ रिस्पांस, जहां पर हमें एक स्पेशलाइज एजेंसी चाहिए। तो ये याद रखना, ये याद रखना, इसका काम है पोस्टमार्टम का। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आईबीएन रॉ? एनआईए कंडक्ट्स पोस्टमार्टम मेनली। ओके, एनआईए एनआईए करती क्या है? पोस्टमार्टम करती है। जब आपका बॉम्ब फट जाता है उसके पहले का इंफॉर्मेशन आईबी रॉ देती है कि बॉम्ब फटने वाला है, लेकिन अगर बॉम्ब फट गया उसके बाद उसको एनआईए हैंडल करती है। ओके, ये काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम करती है। इनका जुरिस्डिक्शन जो है वो अक्रॉस स्टेट। ऑलराइट, एंड दे आर, इनका एक यूनिक एस्पेक्ट है कि कहीं पे भी दे आर एबल टू टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड केसेस। एंड यहाँ पर इनको स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है स्टेट से। सीबीआई के केस में हमने देखा कि वो फंस जाते हैं परमिशन के जाल में, लेकिन एनआईए जो है वो सुपरसीड कर लेती है जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट पुलिस, और वो हैंड ओवर कर लेती है इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन। बहुत सारे स्टैट्यूटरी लॉज जो हैं एनआईए हैंडल करती है, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट, ये सारी चीजें जो है, ऑलराइट, ये सारी चीजें वो हैंडल करती हैं। जो टेरर लॉज होते हैं उनका ये नोडल एजेंसी होती है। यस, दे हैव बीन गिवन द मैंडेट। ओके, नेशन वाइड ऑपरेशन होता है इनका, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करती है। ध्यान रखना, पोस्टमार्टम आफ्टर बम फटा, तो कब फटने वाला है, बॉम्ब फटेगा क्या, आईबी रॉ बताएगी। लेकिन बॉम्ब फट गया है, उसके बाद ना फटे दूसरे बार, उसके लिए एनआईए काम करती है। वो इन्वेस्टिगेट करती है कैसे फटा, क्यों फटा, व्हाट इज द रीजन, कौन कौन इन्वॉल्व है, उसके अगेंस्ट चार्जशीट बनाना। ओके, स्पेशलाइज ट्रेनिंग मिलती है इनको, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। तो बहुत सारे एनआईए के ऑफिसर को बाहर भेजा जाता है। ओके, बाहर उनको भेजा जाता है, उनको बोला जाता है कि आप दूसरे कंट्री के इन्वेस्टिगेशन से इंटरैक्ट कीजिए, बेस्ट बेस्ट केसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, ऑलराइट, आप लेके आइए। चैलेंजेस क्या क्या है? तो एवर इवॉल्विंग टेररिज्म, साइबर टेररिज्म, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड साइबर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, फाइनेंशियल टेररिज्म, बहुत सारी नई नई चीजें आ गई अब तो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इट हैज बिकम अ चैलेंज फॉर एनआईए। ओके, मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स जो इन पे चल रहा है, इनको, इनका देखो एक्सपोजर मेन है। एनआईए के साथ क्या है, एक्सपोजर मेन है। बाहर जितना भेजोगे उनको, दूसरे कंट्री के लोगों से जितना ये इंटरेक्ट करेंगे, दूसरे कंट्री की फोर्सेस से, उतना इनके लिए बेटर रहेगा। तो ये बहुत होता है एनआईए के ऑफिसर्स, आई हैव हर्ड दे गो अ लॉट, ओके, टू अदर कंट्रीज एंड दे इंटरेक्ट विद अदर एजेंसीज, अदर कंट्रीज एजेंसीज, एंड दे इनकलकेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, ये हेल्प करते हैं कन्विक्शन तक पहुंचाने में, किसी भी टेररिस्ट के को कन्विक्ट करने में एनआईए की इन्वेस्टिगेशन इज पैरामाउंट। एनआईए जो है, लेकिन यहाँ पर लैप्सेस, प्रॉब्लम क्या है, लैप्सेस है। लैप्सेस क्या है? बहुत सारे टेररिस्ट जो है वो छूट गए हैं एनआईए, बिकॉज एनआईए हैज फेल्ड टू फाइल अ चार्जशीट इन टाइम। तो ये एक प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम विथ एनआईए कि जो चार्जशीट का प्रोसेस है दैट इज नॉट फुल प्रूफ। उसके वजह से बहुत सारे डेंजरस क्रिमिनल्स दे आर लेट गो ऑफ बाय द जुडिशियरी, बिकॉज जुडिशियरी में यही रहता है, प्रूफ दिखाओ वरना मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब आ जाते हैं फाइनल अपने फाइनल एजेंसी पे, दैट इज द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। बहुत यंग है, 2002 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इंडिया के डिफेंस सिस्टम और इंडिया का जो डिफेंस एजेंसी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उसको सपोर्ट करने के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी जो है उसका रिकमेंडेशन था, और उसके बेसिस पे उसको बनाया गया था। ये जो है, ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और एक कोऑर्डिनेटेड वे में करती है जहां पर इंटर सर्विसेज कोऑपरेशन पॉसिबल हो पाए। ओके, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, टैक्टिकल इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन,
इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल? कैन एनीबॉडी टेल मी? द आंसर इज स्ट्रेटेजिक इज मैक्रो पर्सपेक्टिव. ऐसे समझो, स्ट्रेटेजिक इज वॉर, tactical is battle, and operational is part of battle. समझे? What does this mean? Strategic का मतलब होता है पूरा वॉर. यू हैव अ स्ट्रेटेजिक माइंडसेट. इसका मतलब तुम बड़े मैक्रो लेवल पे चीजों को देख रहे हो. यू हैव अ टैक्टिकल माइंडसेट, मतलब तुम एक सीधे एक एक चीज में तुम निपुण हो, या एक चीज में तुम्हारा एक्सपर्टीज है. एंड ऑपरेशनल, उसमें भी सेगमेंटाइज कर दो, देन इट बिकम्स ऑपरेशनल. ओके. इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस करती है जॉइंट इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, जहां पर नेवल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयरफोर्स इंटेलिजेंस, ये सारे इनके साथ कोलैबोरेट करके, एंड ये जो है बेसिकली इंटर सर्विसेज कोऑपरेशन जो है उसको पॉसिबल बनाती है. ये इंडिया आईबी के साथ, एनटीआरओ के साथ. बाय द वे एनटीआरओ जो है वो किसके अंडर आता है, कोई बता सकता है? एनटीआरओ जो है उसका फुल फॉर्म क्या है और वो किसके अंदर आता है? एनटीआरओ आता है डोवाल साहब के अंदर. ओके. और एनटीआरओ जो है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. और एनटीआरओ जो है, एनटीआरओ इसका जो कमांड है ये किसको दिया जाता है? बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को दिया जाता है, एनएसए को दिया जाता है. यस. तो एनटीआरओ के साथ जो आपका डीआईए है वो लिंक करता है, उससे बात करता है, उससे इंटेलिजेंस शेयर करता है. एनटीआरओ जो है माय फ्रेंड, उसका एक रिसेंटली स्पाई शिप लॉन्च हुआ था. इफ यू गाइस हैव फॉलोड दैट न्यूज, बहुत बड़ा स्पाई शिप हुआ था रिलीज. ओके. रॉ के साथ, आईबी के साथ, एनटीआरओ के साथ, अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ये कोलैबोरेट करती है. टेक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, सब में ये अपना ट्राई करती है कि सब यूज करके हम ट्रैक कर सके. ऑलराइट. कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करती है, सैटेलाइट इमेजरी, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेलिजेंस टूल और एनालिसिस, इमेज एनालिसिस. इसरो के साथ कोलैबोरेट करती है, डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेट करती है. ओके. यही सब है, ज्यादा इसमें आई डोंट थिंक पॉइंट है. इट हेल्प्स इन मिलिट्री डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. तो मिलिट्री प्लानर्स को हेल्प करती है कि बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है प्रोवाइड कर सके. ओके.